तो मित्रों, कहते हैं कि महाजनों एन गतो सपंथा, मतलब जो राह का अनुकरण है वही करना चाहिए जिस राह पर आपके जो पूर्वज हैं या आपसे पहले जो सीनियर हैं या जो आपके अग्रज हैं वो गमन कर चुके हैं, जा चुके हैं। गलत राह की बात नहीं कर रहा, मैं सन्मार्ग की बात कर रहा हूं। कई बार उस लकीर को, उस राह को बदलना भी पड़ता है जब आवश्यक होता है, और यही तो परिवर्तन और प्रकृति का नियम भी है। लेकिन यदि कोई अच्छी चीज है, जैसे राम कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो राम अपनी जो प्रेरणा है, अपने कर्मों की जो प्रेरणा है, अपने जो मनसा वाचा कर्मणा और इंटीग्रिटी की जो प्रेरणा है, वो लेते हैं अपने कुल से, रघुकुल से। तो ये दिखाता है कि चाहे वो धर्म हो, चाहे समाज हो, और चाहे फिर परीक्षा हो, हर जगह निश्चित तौर पर परंपरा का अपना कुछ न कुछ योगदान होता ही होता है। जैसे पीवाईक्यू का योगदान है, परंपरा ही है एक प्रकार की पीवाईक्यू, और उस परंपरा के माध्यम से हम सीखते हैं, नए तरीके गढ़ते हैं, नई लीक पैदा करते हैं, पुराने लीक के साथ मिश्रित करके। पीयूष ने 2016 की परीक्षा जो 2020 में हुई, आई थिंक पीयूष सितंबर या दिसंबर में कुछ था शेड्यूल, तो जो 2020 में परीक्षा हुई उसमें इन्होंने 23rd रैंक हासिल किया। कुछ 2021 या 22 में ज्वाइन किया, तो ही इज सर्विंग एज रिव्यू ऑफिसर फॉर मोर देन 2.5 years. If NR Parmar decision is implemented, then he must be, I think, section officer in couple of years, I think. No? तो उस हिसाब से म्यूट सबको कर दिया है, तुम क्यों नहीं म्यूट हो रही हो प्रतिष्ठा? कर लो यार म्यूट। ओके, तो उस हिसाब से इनको प्रशासन का भी अनुभव है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे वो यह है इनकी स्मार्टनेस, परीक्षा के दौरान इनका अपना धैर्य, और वर्किंग होने के साथ साथ वर्क लाइफ बैलेंस और फिर स्टडी बैलेंस को मेंटेन कर पाना। मैंने सोचा कि वो है ना कि तू इधर उधर की बात न कर, बता कारवां किसने लूटा, तो ज़्यादा बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करेंगे। सीधे हमने कहा क्वेश्चनर तैयार कर लेते हैं, यदि उसके बाद अगर कुछ बचा तो संवाद का जो चर्चा का सेशन है उसमें बात हो जाएगी। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, एक एक प्रश्न पे हम पीयूष के साथ बात करेंगे, फिर इसके बाद सीधे हम हैंड ओवर कर देंगे आपको, आप लोगों के साथ सीधा संवाद कीजिएगा, ठीक है? मैं एक मॉडरेटर की हैसियत से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। पीयूष, बाकी सबको मैंने म्यूट करके रखा है, तो अगर स्क्रीन नहीं शेयर होगी या आवाज नहीं आएगी तो यू कैन टेल मी। विजिबल, स्क्रीन इज विजिबल? पीयूष स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके, तो मित्रों, जो संवाद है इसमें हम पहले प्रीलिम की बात करते हैं, ठीक है? फिर मेंस की बात करेंगे और फिर इन जनरल बात करेंगे। जो पहला प्रश्न है वो यह है, क्या समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ आईआरओ और यूपीपीसीएस प्री के पेपर में कोई समानता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले एक हफ्ते में मैंने लगभग 2000 मैसेजेस रिसीव किए, लगभग 700-800 लोगों के द्वारा 2000 मैसेजेस मुझे मिले। मैंने सबको जवाब दिया, और उसमें लगभग 1/3 ये था कि क्या मेरा यूपीपीसीएस प्री की तैयारी से मेरा आरओ प्री हो जाएगा। मुझे लगता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अभी जब बजट इकोनॉमी का पार्ट 3 सेशन में कर रहा था मित्रों, तो मैंने एक पैटर्न दिखाया था जानबूझ करके कि आरओ के मित्र जो हैं वो समझ पाए। आधे मिनट में उसको दिखाता हूं, उसके बाद मैं पीयूष से इस पे बात करूंगा। ये देखिए, ये 2023 का 2023 का पेपर है, प्री का। मैंने ये दिखाया था इस बार का बजट, कमेंट्री कर रहा था कि फूड और फर्टिलाइजर में बहुत ज़्यादा सब्सिडी हो गई है, 2.5 लाख करोड़ रुपए पार कर गया है, उसको नीचे आना ही पड़ेगा। और 2023 में यूपीपीसीएस ने प्रीलिम एग्जाम में सवाल पूछा था कि संघीय बजट में आवंटन जो है, जो एलोकेशन है, मनरेगा में पिछले साल के मुकाबले सबसे ज़्यादा कटौती हुई है,
जल जीवन मिशन में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। आज लॉजिकल गेसिंग की बात नहीं करेंगे, मैंने दिखा दिया था किस तरह से बिना इसको पता किए हुए आप आंसर कर सकते हैं, वो तो हिट हो ही रहा है, आप सबका प्रेम बहुत बहुत सारा आंखों पर। बस बता रहा हूं कि ये सवाल है, इसमें बढ़ोतरी हुई, इसमें घटोतरी हुई। ये 2023-24 की यूपीपीसीएस प्री में आया था। और मैंने कहा महाजनो इन गतो सपंथा, पेपर सेटर के लिए भी वही पूर्व पीठिका, वही परंपरा उसके लिए मार्गदर्शन का काम करती है और उसके लिए बेंचमार्क होती है। 2023 में इस पेपर के आने के बहुत पहले 2020 का जो री एग्जाम हुआ था, जिसको पीयूष ने दिया था, क्वालिफाई भी किया था, उसमें पूछ चुका था। ऑलरेडी ये डिस्कट है, इसलिए सब क्रॉस लगा हुआ है कि बजट 2020-21 में, चूंकि 20 में एग्जाम था तो 20-21 का ही बजट आया था, जो एलोकेशन ऑफ बजट है 1920 की तुलना में किस में कम हुआ है? मनरेगा, आयुष्मान भारत, मध्याह्न भोजन और सफाई। यानी कि जो ट्रेंड 20 में था, 3 साल बाद यूपीपीसीएस ने उस ट्रेंड को बरकरार रखा है। ये तो मैंने सिर्फ एक सवाल बताया। मेरा उद्देश्य यहां लॉजिकल गेसिंग सिखाना नहीं है, इसलिए मैं सारे सवालों पर बात नहीं करूंगा। सिर्फ बात करूंगा ये दिखा करके कि किस तरह से मैंने जो 4-5 साल का पेपर एनालाइज किया है, यूपीपीसीएस में जो आरओ का पेपर बनाता है, ऐसा आयोग ने मुझे बताया नहीं मेरे कानों में, क्योंकि अगर मैं ये बोलूंगा तो इस पर भी मैं ट्रोल हो जाऊंगा कि देखो उसको बड़ी जानकारी है। तो आयोग ने मुझे नहीं बताया है, लेकिन कॉमन सेंस नाम की चीज है जो धरती पर बहुत अनकॉमन है। जब पेपर का ट्रेंड एक है, पेपर का पैटर्न एक है, सवाल पूछने के तरीके एक हैं, सिर्फ डेटा बदला हुआ है, नाम बदला हुआ है, नई बोतल में पुरानी शराब परोस दी गई है, तो हम ये बहुत आसानी से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आरओ का प्री और पीसीएस का प्री, जो रीजनिंग के सवाल 4 से 10 आते हैं उसको छोड़ करके, लगभग जुड़वे भाई हैं, समान चेहरे के और लगभग समान डीएनए मान लीजिए। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। पीयूष, आपको क्या लगता है? आप म्यूट हैं, आई थिंक, लेट मी अनम्यूट यू। आप खुद को अनम्यूट कीजिए, मुझे लग रहा है इधर से तो अनम्यूटेड ही हैं आप। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नो, नहीं। हाँ, सवाल मैंने पूछ लिया था और मैंने उसका उदाहरण दिखाई दिया प्रैक्टिकली, बट लेट द ट्रुथ कम फ्रॉम द माउथ ऑफ हॉर्सेस। सत्य को तुम्हारे द्वारा सुनना चाहिए लोगों को। चलो बताओ, आरओ प्री और पीसीएस प्री के पेपर में समानता है या नहीं? यदि हाँ तो कितना? सर आरओ के प्री और पीसीएस के प्री में बहुत समानता है सर। इवन आरओ के प्री और मेंस के जो जीएस का पेपर है और जो पीसीएस का प्री का पेपर है, वो दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर हैं। अंतर केवल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस का है। आरओ में क्या होता है कि 140 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 132 या 130 क्वेश्चन जीएस के होते हैं, बाकी रीजनिंग और मैथ होती है उसमें 8 से 10 क्वेश्चन। और पीसीएस में क्या होता है सर, 150 होते हैं। लेकिन आप अगर दोनों का पेपर देखेंगे, किसी भी ईयर का अगर दोनों का पेपर मैच करेंगे, तो दोनों के पेपर में मतलब कुछ भी अंतर नहीं होता, कोई भी डिफरेंस नहीं होता। एक डिफरेंस और होता है आरओ के प्री में, कि आरओ के प्री में जो है वो अलग से एक एग्रीकल्चर का टॉपिक ऐड है। तो एक दो तीन क्वेश्चन उससे आते हैं। वो कभी कभी ये होता है कि पीसीएस में है नहीं, लेकिन फिर भी पीसीएस में, क्योंकि इकोनॉमी का भी एक पार्ट है वो और ज्योग्राफी का भी एक पार्ट है, तो उसमें भी वही सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई एग्रीकल्चर से कोई एक्सपर्टीज नहीं मांगते, वो नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आरओ प्री और पीसीएस प्री का दोनों का एकदम सेम है सर। कोई ना सिलेबस में अंतर है ना पेपर में अंतर है। सिलेबस दिखने में जो सिलेबस दिया हो वो। पीयूष, जो डिफरेंसेस तुमको लग रहे हैं, मैं जानबूझ करके इसको नोट कर रहा हूँ, ताकि जब मैं पढ़ा रहा हूँ या जब मैं टेस्ट सीरीज फॉर्म कर रहा हूँ, तो इन चीजों को स्पेशली जो भी हैं उनको मैं उसमें इंक्लूड कर सकूं टेस्ट सीरीज में या अपने लेक्चर में 1-2 टॉपिक, ताकि आरओ के लिए जो भी गैप है वो फिल हो सके। प्लीज गो अहेड सर। डिफरेंसेस में एक तो है रीजनिंग आता है सर, रीजनिंग आता है, मैथ आता है। जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली जीएस, है ना? जीएस में सर केवल एग्रीकल्चर का जो टॉपिक होता है सर, वो केवल डिफरेंस होता है आरओ के प्री और इसके मेंस में, जो अलग से, इसके पीसीएस के प्री में जो अलग से दिया हुआ है। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है सर, सारे पेपर सेम है, लेवल भी लगभग सेम रहता है। ये होता है कि आरओ का पेपर होता है ना, उसका कोई पैटर्न नहीं होता है। हेलो शिखा, वी विल टेक क्वेश्चन वन बाय वन। आरओ का पेपर होता है, ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा होता है, और जो पीसीएस होता है हाँ पीयूष, गो अहेड प्लीज।
हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि आरओ और पीसीएस के पेपर में सर कोई डिफरेंस नहीं है खास करके, एक वही एक टॉपिक अलग से दिया इन्होंने एग्रीकल्चर का आरओ में। तो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वही एक डिफरेंस आता है, उससे भी जो क्वेश्चन आते हैं ना सर, वो पीसीएस में जो ज्योग्राफी में जो एग्रीकल्चर का पोर्शन होता है और इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर का पोर्शन होता है उससे काफी सिमिलर होते हैं, कोई एग्रीकल्चर की एक्सपर्टीज नहीं मांगता है, नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए आपको। तो वो मुझे लगता है कि पूरा सेम ही है, वो एक जो अलग टॉपिक दिया है उसके लिए बहुत आप अलग से आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं उसमें, उतना एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं उसमें। तो सर 100% सेम है, कुछ अलग नहीं है उसमें फेयर मेरे हिसाब से। माई ऑब्जर्वेशन इज सेम कि ये लगभग मोस्ट ऑफ दी चीजें लगभग 100% सेम है इफ यू सप्लीमेंट एग्रीकल्चर विद जीएस। और मुझे लग रहा है बजट इकोनॉमी का जो मैं सीरीज चला रहा हूँ उसमें मैं एग्रीकल्चर को एक स्पेसिफिक आधे घंटे का रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि यूपीएससी की जीएस 3 में एग्रीकल्चर एक पार्ट ही होता है और खूब भर भर के आता है। तो मुझे लग रहा है जो भी मैक्रो टॉपिक्स होंगे उनको मैं कवर करके बजट के हिसाब से उसको पढ़ा दूंगा, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब दिसंबर दिख रहा है ना स्क्रीन जी शेयरिंग? हाँ 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 सर, दिख रहा है, दूसरा सवाल है, जब और लोगों को दिख रहा है, जब दिसंबर प्री में है, जब प्री दिसंबर में है तो आदर्श तैयारी का तरीका क्या होना चाहिए? मैं कपल कर दे रहा हूं दोनों क्वेश्चन को। जब दिसंबर में प्रीलिम है, आई थिंक पीयूष दिसंबर में, डेट मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली बट दिसंबर में ही है, तो आदर्श तैयारी का तरीका क्या होना चाहिए? 22 दिसंबर है शायद सर, 22 क्या दिसंबर। अभी से तो सर एक मिनट ना, क्या अभी से साथ में मेंस पढ़ना चाहिए? हाँ, हाँ। सवाल 2 है, जब दिसंबर में प्री है तो आदर्श तैयारी का तरीका क्या होना चाहिए? क्या अभी से साथ में मेंस पढ़ना चाहिए? यदि हाँ तो कैसे और क्या? मैं अपनी कमेंट्री थोड़ा सा देता हूं, सिर्फ आधा मिनट में, उसके बाद मैं तुमको हैंड ओवर करता हूं कि आज दिन भर जो कुछ भी चला उसमें लगभग सभी ने एक चीज तो स्वीकार कर लिया कि मैं जो कर रहा हूं इट्स ऑन राइट पाथ, ठीक है ना? एंड आई हैड कन्वर्सेशन विद डीसी, सो इट वाज गुड कन्वर्सेशन एंड हम लगभग एक ही नतीजे पर पहुंचे कि बच्चों का भला होना चाहिए। एकम सद विप्रह बहुधा वदंती, इस बात को उन्होंने भी स्वीकार किया, सयादवाद को उन्होंने भी स्वीकार किया कि हाँ बच्चों का भला होना चाहिए, और मैंने भी इस बात को स्वीकार किया। मैंने उनको कहा कि आप उन वीडियोज को एक्सेस कर सकते हैं, और आईपीएस गौरव त्रिपाठी सर ने ऑलरेडी उस पर काफ़ी उसको एंडोर्स किया, उनके चैनल ने, उनसे संबद्ध जो चैनल है उन्होंने भी उसी तरह की कुछ बातें बच्चों के हित में कही। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये एम्पेरिकल एक्सपीरियंस के आधार पर कर रहे हैं, बच्चों को अधिकतम लाभ हो सके उसके लिए कर रहे हैं। मेंस की तैयारी प्रीलिम से अलग नहीं होनी चाहिए, इस बात को 100 बार कह चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, डी कपल करके प्रिपरेशन मत करो, डी हाइफेनेट मत करो, मुश्किल होगी। और ये बात सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं है, यूपीपीएससी के लिए भी उतना ही सत्य है और आरओ के लिए भी उतना ही सत्य है। जब दिसंबर में प्रीलिम है तो अभी 50-50 का या तो रेशियो रखो या 60-40 रखो, 60% मेंस 40% प्रीलिम। जैसे ही पीसीएस का प्रीलिम हो जाता है, अगर हाँ सॉरी इसमें एक बदलाव चाहूंगा, वे विद्यार्थी जो पीसीएस का भी प्री दे रहे हैं एंड दे आर कंसिडरिंग इट सीरियसली, फिर उसको 80-20 कर सकते हो। 20% तो मेंस आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे पीसीएस का मेंस पढ़ो चाहे आरओ का मेंस पढ़ो। 80% आप प्रीलिम पे फोकस कर सकते हो, लेकिन जैसे ही पीसीएस का प्रीलिम हो जाए फिर से आप उसको बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप सिर्फ आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो मामला 60-40 का ही होना चाहिए, 60% मेंस 40% प्रीलिम। जब पीसीएस का प्री हो जाए तो उल्टा कर दो, फिर जब एक महीना बचे तो 90-10 का रेशियो कर दो। और उसके लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो भी विद्यार्थी हमारे पास आ रहे हैं और रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए वो कहते हैं कि प्रीलिम में मुझे आना है, पीसीएस के बैच के अस्तित्व बैच के साथ वो तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको इमीडिएटली उनके कहे बगैर जबरदस्ती और वो भी स्वेच्छा से ही मेंस के बैच में ऐड कर देता हूं। क्यों? वहां पर जब हिंदी की तैयारी कराई जाएगी वहां पे निबंध, और मैं फिर से कह रहा हूं आप मेरा निबंध देख सकते हैं चैनल पर, और मैं आपको दावा करता हूं ये भारत में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स ही नहीं है सिर्फ निबंध में मेरे, बल्कि वन ऑफ द फाइनेस्ट एस्से भी है। आप विक्रम ग्रेवाल सर वगैरह का निबंध देख लो जिन्होंने हाईएस्ट स्कोर किया था, और मेरा निबंध देख लो, तो आपको निबंध में, और मेरी भाषा आप देखते हो, मैं कहता हूं शिक्षा में और जीवन में दोनों भाव से बड़ी है भाषा। शिक्षा में भाव से बड़ी है भाषा। आप क्या सोचते हैं डजंट मैटर, क्या कहते हो व्हाट यू स्पीक, है ना, दैट रिफ्लेक्ट्स। तो निश्चित तौर पर आपको निबंध की प्रैक्टिस अभी से शुरू करनी पड़ेगी, हिंदी की अभी से करनी पड़ेगी, इसलिए उसको कपल करके ही करना है। तुम्हारी व्यूज क्या राय है इस पर? बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप। अगर 22 दिसंबर को शायद प्रोजेक्टेड डेट यही है आरओ की, और नवंबर अक्टूबर में पीसीएस की है, तो सर अगर आरओ देना है तो उसकी प्री और मेंस की तैयारी वैसे भी एक साथ ही चलती है, क्योंकि जीएस का जो पार्ट है वो बिल्कुल सेम होता है।
और अगर आप थोड़ा एज लेके चलना चाहते हैं तैयारी में तो आपको मेंस साथ में लेके चलना पड़ेगा। वो भी मेंस में आप ऐसे साथ में लेके चलिए। हिंदी आपको प्री के लिए जो पढ़ना है वही मेंस के लिए भी है। और जो जनरल हिंदी है वो काफी हद तक पीसीएस की हिंदी और इसकी आरओ की हिंदी सेम है, कुछ टॉपिक अलग हैं, वो इसमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं मेंस में आरओ में, और वो उसमें मतलब आपको लिखना होता है वो चीजें, जैसे विलोम वगैरह हो गया वो इसमें ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। बाकी अगर आप हिंदी ऐसे और ये इसकी तैयारी साथ में कर रहे हैं हिंदी की, तो आपको ये पीसीएस में भी फायदा करेगा और ये आपको आरओ में फायदा करेगा। उस समय भी आपको इस पे उतनी अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ेगी जितनी कि आप और जीएस वगैरह में कर सकते हैं। तो आप अगर साथ में एटलीस्ट एसए और हिंदी लेके चल रहे हैं तो आपके लिए पीसीएस के लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, और जो आरओ दे रहे हैं उनके लिए तो होगा ही। तो सर दोनों ये तैयारी साथ में आप जीएस के साथ एसए और हिंदी पढ़ते रहिए। अगर आरओ दे रहे हैं तो, और आरओ और पीसीएस दे रहे हैं तब भी आप ये पढ़ते रहिए, आपको वो मेंस में भी काम देगा। और प्री में तो आरओ और ये दोनों सेम ही है। आप तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जो तैयारी आरओ की नहीं करते हैं और पीसीएस की तैयारी करते रहते हैं, फिर भी उनका निकल जाता है प्री। और कई लोग ऐसे हैं जो केवल आरओ की तैयारी कर रहे हैं सीरियसली, और वो पीसीएस की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, फिर भी उनका पीसीएस प्री निकल जाता है, भले वो बाद में जाके मेंस में अटक जाएं। तो सर अगर दिसंबर में प्री है तो मुझे लगता है प्री और मेंस एक साथ पढ़ते रहना चाहिए, अभी बहुत समय है उसके लिए। वेल, मुझे लग रहा है कि इसी के साथ हमने ये भी कवर कर लिया कि यूपी पीसीएस की तैयारी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी है तो क्या मदद कर सकती है। मुझे लग रहा है उसका आंसर ऑलरेडी आपने दे दिया और थोड़ा मैंने भी मदद किया कि जो प्रीलिम है यूपी पीसीएस का वहीं पढ़ना है। यूपी ये जो आरओ है उसके प्रीलिम के लिए सप्लीमेंटेड विथ सम रीजनिंग एंड क्वांट वगैरह जो भी आता है मतलब। और जो मेंस है जो अपना भागीरथ बैच है उसमें जो हिंदी पढ़ाई जाएगी, इसलिए क्योंकि हिंदी साहित्य मेरा ऑप्शनल रहा है और पीयूष ने ऑलरेडी टॉप किया है रिव्यू ऑफिसर, तो हिंदी के तौर पे वो क्या मदद करेंगे उनसे मैं बात कर रहा हूँ, मॉडस अप्रेंडी डिसाइड कर रहा हूँ। तो हिंदी और निबंध, ऑफकोर्स निबंध, इसकी तैयारी आपकी वहीं से हो जाएगी। मेंस की बात, निबंध भी सेम ही है सर। हाँ बिल्कुल, लगभग वही पैटर्न, वही सब कुछ, वही टॉपिक। मेंस की बात करते हैं। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी मेंस में कौन सा विषय मुख्य अंतर लाता है? व्हाट इज द गेम चेंजर इन दिस एग्जाम? आई थिंक आंसर इज नोन टू एवरीवन। सर मुझे जो लगा कि गेम चेंजर इसमें ऐसे होता है सर, क्योंकि मेरे कई सारे दोस्त थे उन्होंने बहुत सीरियसली तैयारी की थी, और जीएस का ऐसा है सीन कि जीएस में आप कितना भी खींचिए आप उतना अच्छा नहीं कर सकते हैं। लेकिन लड़के क्या करते हैं जो प्रॉपर आरओ की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस वाले तो तब भी कुछ राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आरओ की जो तैयारी करते हैं उनका पूरा फोकस अपना जीएस पे रहता है, क्योंकि प्रीलिम्स में भी वो जीएस के दम पे निकलते हैं, और जो और बचता हुआ फोकस है वो उनका हिंदी पे चला जाता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव वो भी आता है। तो पूरा उनका फोकस रटने पे ही हो जाता है, वो रिटर्न की प्रैक्टिस करते नहीं। और लास्ट टाइम में क्या होता है कि ऐसे ही जब मार्कशीट आती है तो पता चलता है ऐसे की वजह से वो बाहर हो गए। तो मुझे लगता है कि ऐसे गेम चेंजर है। और एक जो रिटर्न हिंदी होती है, परंपरागत हिंदी होती है जो जनरल हिंदी, वो भी सर काफी ज्यादा रोल प्ले करती है कि आप मतलब कितनी अच्छी आपकी रैंक अच्छी इंप्रूव कर सकती है। इवन आपको अगर आप बाहर हो रहे हैं तो आपको सिलेक्शन भी दिला सकती है। तो सर मुझे लगता है जनरल हिंदी और निबंध ये दोनों सर गेम चेंजिंग हैं मेंस के लिए, आरओ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला सवाल थोड़ा सा पर्सनल है, क्योंकि आप टॉपर रहे हैं, यू सिक्योर 23rd रैंक इन दैट एग्जाम, तो आपने क्या अलग किया था? दिस इज द क्वेश्चन। सर मेरा ये था कि मैं एक तो वर्किंग था सर, आप जानते हैं मुझे, मेरी काफी तैयारी आपके साथ आपके गाइडेंस में हुई थी उस टाइम पे। तो मैंने सर एक सबसे बड़ा काम यही किया था जो मैं बता रहा हूँ कि मैं प्रीलिम्स की तैयारी के साथ ऐसे मैं लिखता रहता था। और ऐसे का क्या सीन था कि बाद में मुझे वो बर्डन नहीं लगा। और प्रीलिम्स ऐसा है कि सर प्रीलिम्स में अगर आपने सही से पढ़ लिया और जब प्रीलिम्स आप क्वालिफाई करके आए हैं तो आपका सिलेक्शन होने तक का जीएस तो आपका कवर हो जाता है प्रीलिम्स में ही, क्योंकि पैटर्न सेम है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने 120 क्वेश्चन आता है, वो आदमी उतना कर ही लेता है। अगर प्रीलिम्स पढ़ के आया, थोड़ा बहुत रिवीजन चलता रहता है, फिर वो कर लेता है। बाकी आप निबंध जो है, निबंध आप लिखते रहिए, चाहे हफ्ते में 2 लिखिए, हफ्ते में 1 लिखिए, अभी बहुत समय है तो आप हफ्ते में 1 भी लिखते हैं, तब अगर 10-15 निबंध आप लिख लेते हैं तो आपको निबंध की एक फ्रेमिंग वगैरह आने लगेगी।
और सर अभी तो मैंने यही किया था कि मैं प्री के साथ निबंध लिख रहा था लगातार। एक जानकारी के लिए बात वो बता सर दूं, मुझे ऐसा लगा कि उसकी वजह से मैं उस हाँ, एक जानकारी के लिए बात बता रहा हूँ, जस्ट उसकी बोल वजह दे से दो सर मेरा हुआ भी था। कि जो निबंध की आपने बात की, तो जब ये सब मैं प्रयास शुरू कर रहा था, तो आर ओ में एक निबंध आया था 2023 में या 22 में, जो भी एग्जाम हुआ था। उस निबंध का मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके और यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है, साहित्य और संस्कृति से रिलेटेड एक एनालिसिस है यूपी पीसीएस और आर में किस तरीके से निबंध पूछे जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशन वाले सेक्शन में और साहित्य और संस्कृति वाले सेक्शन में। वो रिसर्च वाला वीडियो जरूर देखो। जिस तरीके से GS 6 के लिए मैंने 15-15 दिन रिसर्च में लगाए थे, उसी तरीके से मैंने आर और यूपी पीसीएस के निबंध के लिए रिसर्च में लगाए थे, और लगभग मैंने तय कर दिया है, प्रेडिक्ट कर दिया है कि भाई 2024 में कौन सा निबंध आईआर के सेक्शन में आने वाला है। क्यों? कि भाई 20 में गलवान हुआ, चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट हुआ, चीन के साथ हमारे संबंध पे निबंध आ गया। उसके पहले 16-17 में जो डोकलम हुआ था, आईआर में उस पर सवाल पूछ लिया। तो मैं कहना यही चाह रहा हूं कि आईआर का निबंध लगभग प्रेडिक्टेबल है, पहले से तैयार कर सकते हो। साहित्य और संस्कृति में 2-3 हमने निबंध, मॉडल निबंध डिस्कस कर लिए हैं, अप्रोच। उनको अगर आप तैयार कर लोगे ठीक से, तो एक अच्छा निबंध लिख पाओगे। प्लीज गो अहेड। इसलिए बार बार बोलना पड़ रहा है क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जिनको फिर लगेगा फिर कहाँ से करें, तो एक बार उनके लिए बड़ी सुविधा हो जाएगी। और वेबसाइट, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बताते हुए खुशी हो रही है कि वेबसाइट लगभग विजिबल है, और अभी मैं इस सेशन के बाद जस्ट आपको शेयर कर दूंगा। सब कुछ सेक्शन वाइज, सब कुछ बहुत बढ़िया से क्लासिफाइड करके अपलोड कर दी गई है, तो आप आनंद से अपना लर्निंग एक्सपीरियंस बेहतर कर सकते हैं। हाँ पीयूष प्लीज। हाँ सर, तो यही यही है कि अभी आरओ में काफी समय है, लोग पीसीएस प्री पे फोकस कर रहे हैं, तो आरओ प्री की तैयारी हो ही रही है साथ में। लेकिन आप ऐसे की प्रैक्टिस करते रहिए, वो आपके प्री आईएएस मेंस, प्री पीसीएस मेंस और आरओ मेंस दोनों में प्रॉफिटेबल है सर। क्लासेस तो चल ही रही हैं सर, उसमें आप निबंध की क्लासेस पढ़ाएंगे ही सर। तो उसमें सर इन लोगों को वैसे भी चाहिए सर, इनको खुद से प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितने लोग हैं सीरियस कैंडिडेट, उनको खुद से हफ्ते में एक आध निबंध की खुद से प्रैक्टिस करनी चाहिए। और निबंध ऐसी चीज है कि आपको किसी से चेक करवाने की जरूरत नहीं है। जब आप निबंध लिख के बैठते हैं, उसके 10 मिनट बाद आप खुद ही उसे पढ़ते हैं, तो आपको खुद ही लगने लगता है कि हाँ, निबंध मैंने अच्छा लिखा या खराब लिखा। आप खुद ही उसे एनालाइज कर सकते हैं कि इसमें कमी क्या रह गई और मैं क्या जोड़ सकता था, कहाँ लयबद्धता या क्या क्रमबद्धता में किस कहाँ कमी रह गई, वो आदमी खुद ही पढ़ के कर सकता है सर। बाकी सर यही है कि अगर आरओ देना है, पीसीएस के साथ देना है, तो आपको निबंध साथ में लेके चलना पड़ेगा, वही आपको फाइनल सिलेक्शन दिला देगा। पीयूष, जब मैं अभी सेशन में आ रहा था, जस्ट 5 मिनट पहले मुझे कॉल हुआ, और वो व्यक्ति कहीं डिफेंस फोर्स में है। उसकी चिंता थी कि समय नहीं मिलता है, कैसे तैयारी करूं। क्योंकि आप भी उस समय वर्किंग प्रोफेशनल थे, और वर्किंग प्रोफेशनल की चिंता मैं बहुत अच्छे से समझता हूं, हजार तरह से दबाव होते हैं। तो चूंकि आपने नौकरी में रहते हुए समीक्षा अधिकारी और इसकी तैयारी की और टॉप भी किया, तो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए आप क्या सलाह देंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है प्लीज। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए सर समय बहुत कम होता है। उसके लिए जो 2 घंटे होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो 2 घंटे में उतना ज्यादा क्वालिटी स्टडी कर सकता है जितना नॉर्मल स्टूडेंट जो मतलब काम नहीं कर रहा है, अभी केवल पढ़ाई कर रहा है, वो 5-6 घंटे में करता है। क्योंकि उसके ऊपर एक प्रेशर होता है कम समय का। तो अगर कोई वर्किंग है तो सर उसे अपने वर्क टाइम के बाद जो समय बचता है, कोई भी एग्जाम हो, आरओ ही नहीं, मैं कोई किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूँ, वर्क टाइम के बाद जो समय बचता है, फोकस्ड होके उसे 1 आध साल तो अपना देना ही पड़ेगा उसके लिए। और जो वर्किंग हैं उनके हफ्ते में अगर छुट्टी मिले, जैसे डिफेंस के हैं बहुत लोग हैं उनको छुट्टी नहीं मिलती है, तो वो अगर रात में 2-3 घंटे मैनेज कर ले रहे हैं अपना पढ़ाई के लिए, तो अभी काफी समय है सर, और उनका मतलब हो सकता है। अब ये भी जॉब प्रोफाइल पे भी डिपेंड करता है कि आपको कैसा कितना समय मिल रहा है, कितना हेक्टिक जॉब है, आप ऑफिस टाइम में भी कुछ समय निकाल पा रहे हैं कि नहीं पढ़ने के लिए। तो वो सर जॉब टू जॉब डिपेंड करता है। बाकी वर्किंग में सर आपको समय खुद से निकालना पड़ेगा सर, काफी चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी। सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि वो इस समय सबसे ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा समय खा रही है, भाई मैं कहीं नहीं चाहे गया, वो लेकिन पढ़ने वालों की हो, चाहे आई एम नो वेयर ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, तो ऐसे है। अच्छा, तो ठीक है, बढ़िया है। नहीं। तो सर बोलो, अगला सवाल मैं लेना हाँ, चाह रहा हूँ, हाँ, अगला सवाल कह लेना रहा हूँ चाह सर। हाँ हाँ सर, सवाल नहीं। थोड़ा सा शॉर्ट रखते हैं ताकि लोग सवाल पूछ सके, मॉडरेटर की मजबूरी होती है। टीवी चैनल में देखते ही होते।
तो अगला अभिषेक कुमार कौन है, उनका प्रश्न कौन सा है सर? अगला सवाल है सवाल और जवाब। तो अब मैं माइक हैंड ओवर करता हूं आपको और जनता को। अब आप लोग कर लो बात, ठीक है? मैं जा भी सकता हूं, कोई समस्या नहीं है, पर थोड़ा म्यूट करना पड़ेगा तो इसलिए रुका हुआ हूं, ठीक है? नहीं तो चला जाता। चलो भैया शुरू हो जाओ, एक एक करके सवाल पूछना। आप लोग हैंड डाउन कर लो, जिसको सवाल पूछना हैंड रेज करेगा, मैं उसका नाम बोलूंगा, वो सवाल पूछेगा, ठीक है? ये चाहो तो मिडनाइट तक चला सकते हो, यू हैव लॉट ऑफ टाइम। चलो हैंड डाउन कर लो सारे लोग, एक बार हाथ नीचे कर लो, फिर कोई एक उठाओ, फिर ऐसे ऐसे आराम। चलो भैया, और कॉमन क्वेश्चन होगा तो मैं क्लब कर दूंगा। पूछो। यस हिमांशु, आस्क प्लीज। हिमांशु यू कैन आस्क प्लीज। ठीक है, एनीवन एल्स? हेलो सर। यस हमारा सर हमारा क्वेश्चन ये प्रशासनिक शब्दावली को लेके था, क्योंकि जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया हर बार एग्जाम में अलग अलग पूछता रहता है, तो हम लोग उसको कहाँ से कवर करें और कितना करें कि कम से कम उतना तो कवर है, क्योंकि उसके मार्क्स कटेंगे नहीं, जो हम सही कर देंगे वो पूरा मिल जाएंगे। प्रशासनिक शब्दावली मेंस में इसकी जरूरत पड़ती है। प्रशासनिक शब्दावली ऐसी चीज है कि आप कहीं से कभी भी पूरा कवर कर नहीं सकती हैं। तो वो प्रशासनिक शब्दावली में होता क्या है कि जो जनरल शासकीय भाषा में शब्द यूज होते हैं, उन्हीं का वो हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी एक एक शब्द का पूछता है। तो अगर हम जिस सोर्स से मैंने पढ़ा था, तो हमने एक लिस्ट बनाई थी प्रशासनिक शब्दावली की, तो मैं उसे प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके अलावा आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जो जनरल टर्म्स आते हैं, कभी कभी जैसे छोटी छोटी चीजें पूछती है, जैसे सेल की हिंदी पूछ लिया, और फिर सेल का हिंदी प्रकोष्ठ होता है तो प्रकोष्ठ की अंग्रेजी पूछ लिया, छोटी छोटी चीज, निविदा क्या होता है, तो आप वो सुने रहते हैं। लेकिन जनरल टर्म में आपको, जैसे टेंडर है, टेंडर सब लोगों ने सुन रखा होगा, लेकिन उसकी एग्जैक्ट हिंदी क्या है बहुत कम लोगों को पता रहती है। लाइसेंस है, उसकी हिंदी क्या है बहुत कम लोगों को पता रहती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो जनरल टर्म है, जो यूज होते हैं सरकारी कार्यालयों में या शासकीय कामों में, उन्हीं की हिंदी और अंग्रेजी, अंग्रेजी और हिंदी वो पूछता है। तो एक लिस्ट में प्रोवाइड करवा दूंगा, अभी मेंस में बहुत टाइम है उसके लिए, तो आप वहां से कर लीजिएगा। और बाकी आपको ऐसा कोई शब्द लगता हो कि हाँ इसकी हिंदी जाननी चाहिए, तो आप उसको खुद से नजर आप बनाए रखिए। अगर कोई शब्द मिलता है तो आप उसे खुद से सर्च करके देख सकते हैं। बाकी मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा, मैंने एक बहुत अच्छी लिस्ट बनाई थी और मेरा लगभग एक दो छोड़ के सब उसी में से आया था, तो मैं आपको चैनल पे दे दूंगा, आप वो पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा उससे। ओके सर। सर और मेरा एक और क्वेश्चन था ये साहित्य पे निबंध को लेके, क्योंकि बाकी सब चीजें सर न्यूज़पेपर और चीजें हैं जिससे हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, बट साहित्य का जब भी हम लिखने बैठते हैं सर हमको समझ ही नहीं आता हम इसमें लिखें क्या, कैसे लिखें। लिखने के बाद हमको खुद संतुष्टि नहीं मिलती कि मैंने लिखा क्या है। ये साहित्य पे निबंध मैंने लिखा था, मैंने जो अपने मेंस में लिखा था साहित्य पे लिखा था। साहित्य पे निबंध का क्या है कि आप साहित्य का जो निबंध आता है, आप उसको पिछले 4-5 साल का निबंध उठा के देख लीजिए, चाहे वो पीसीएस में आता हो चाहे आरओ का, कि निबंध का पूरा सेम रहता है इनका। तो आप उठा के देखेंगे ना, तो अगर आपने 2-3 साहित्य के निबंध अच्छे से तैयार कर लिए, चाहे जैसे भी, तो आप उसी में, और क्वालिटी निबंध मिश्रा सर पढ़ाएंगे ही अपने क्लासेस में, मिश्रा सर क्वालिटी निबंध पढ़ाएंगे और साहित्य उनका बहुत अच्छा विषय रहा है, तो साहित्य पे तो आपको परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। जब आप 2-3 निबंध साहित्य का पढ़ेंगी कहीं से भी, किसी भी सोर्स से, और इनके गाइडेंस में भी आप इन्होंने शायद बताया भी कि यूट्यूब पे उन्होंने साहित्य पे दे रखा है, तो आप जब उसको देखिए, फिर आप क्या करिए कि आप पिछले साल का जब से हुआ है 13, 14, 16 और 17 और 21 का, इसमें साहित्य के निबंध उठाइए, हफ्ते में एक बार कोई एक निबंध उठाइए और उस पर आप खुद से लिखने का प्रयास करिए। जब आप 2-3 निबंध साहित्य पे लिख लेंगी ना, तभी आपको लगने लगेगा हाँ मुझे आने लगा निबंध। बाकी आपको एक थीम लेके परेशान नहीं होना कि साहित्य वाले पे मैं निबंध कैसे लिखूंगी। निबंध पे आपको पूरा सोचना है कि मुझे निबंध पूरे पे कैसे लिखना है। अगर आपको साहित्य परेशान कर रहा है तो आप साहित्य के 4-5 निबंध पढ़ लीजिए और फिर आप खुद से प्रयास करिए लिखने का। तो आप देखेंगे जो 4-5 आप निबंध पढ़े हैं ना, चारों पांचों निबंध की अगर थोड़ी थोड़ी बातें आप डाल रही हैं उसमें, तो आपका निबंध बहुत सुंदर निबंध बन जाएगा। बस उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, और साहित्य का निबंध है तो थोड़ा भाषा भी उच्च स्तर की होनी चाहिए। भाव से बाकी निबंधों में आप फैक्ट डाल दीजिए। सर वही प्रॉब्लम होती है, जैसे सर यूज करते हैं ना व्हाट्सएप। समारा ठीक है, आपने सवाल पूछ लिया।
एक ही व्यक्ति को हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं दे सकते ज़्यादा। दूसरा कोई सवाल पूछो भाई, और बाकी अगर आपके सवाल बचे रह जाएंगे तो यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स एंड सर पीयूष विल हैंडल। मेरा क्वेश्चन है कि सर मेरा क्वेश्चन है कि क्या ऐसे जो है हम इंग्लिश में लिख सकते हैं आरओ में? देखो ये उसमें कुछ सेग्रीगेट करके देता नहीं है कि आरओ में इंग्लिश कैसे लिखना है। बाकी कई लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम से पीसीएस दिए और पीसीएस में सिलेक्ट भी हुए, लेकिन उन्होंने आरओ का एग्जाम दिया था, आरओ सेलेक्ट भी थे, कई बहुत देर तक नौकरी भी उन्होंने की, तो लेकिन उन्होंने निबंध अपना हिंदी में लिखा था। तो ये आप लिख तो सकती हैं, लेकिन अब लोगों में डर रहता है कि कहीं मुझे नंबर कम मिल जाए। पीयूष एक काम करो, तो आप मेरे हिसाब से पीसीएस में तो निबंध हिंदी अंग्रेजी में लिख सकते हैं, मुझे पता है। एक मिनट शिखा, एक मिनट। पीसीएस में किसी भी भाषा में हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू में निबंध लिखा जा सकता है, जितनी मुझे जानकारी है। किंतु आरओ चूंकि हिंदी का बड़ा वेटेज होता है, प्लीज आप लोक सेवा आयोग में जो आपके साथ में समीक्षा अधिकारी या सेक्शन ऑफिसर हैं, एक बार कल उनसे पता करो क्या कोई अधिसूचना ऐसी है। बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए गलतफहमी में। हिंदी में अंग्रेजी में दोनों में लिख सकते हैं या सिर्फ हिंदी में लिखना है? ये जानकारी कल तक जुटा कर पोस्ट करो ग्रुप में। सिर्फ हिंदी। सर आई थिंक नोटिफिकेशन में सर लिखा रहता है कि निबंध जो है हिंदी में लिखना कंपलसरी है आरओ में, ऐसा मैं सर पढ़ा हूँ शायद। ठीक है, ओके, वी विल टॉक अबाउट इट फैक्चुअली। पीयूष एक बार इसको इन्फो गैदर करके पोस्ट इट। सर हाँ नीरज जी प्लीज आस्क। सर इसमें जैसे मेंस के क्वेश्चन पेपर जो होते हैं ना, तो उसमें कोई पेपर हिंदी में लिख सकते हैं, कोई इंग्लिश में लिख सकते हैं, ऐसा मैंने पीसीएस टॉपर से सुना था कि उन्होंने कुछ पेपर्स अपने हिंदी में लिखे थे और कुछ इंग्लिश में लिखे थे। आरओ ऐसा पॉसिबल है लिखना? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी में ही लिखना चाहिए, क्योंकि शायद उस पेपर का नाम भी हिंदी निबंध ही है, तो आप हिंदी में ही लिखिए। ठीक है, बट फिर इंग्लिश में आप नहीं लिख सकते। बट फिर वी नीड टू बी फैक्चुअली करेक्ट। प्लीज गैदर दिस इन्फॉर्मेशन, पोस्ट इट टुमारो, है ना? एक बार उसको कंफर्म कर दो, लोगों को पता होना चाहिए, गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ये परीक्षा का मामला है। हाँ नीरज जी प्लीज पूछिए। सीखा हो गया, मेंस के बारे में बाद में बात करेंगे। एक आदमी एक ही क्वेश्चन, थोड़ा सा हो सकता है कवर हो जाए आगे। हाँ प्लीज सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे मैं 2017 से लगातार ये पीसीएस और ये आरओ का प्री भी निकल रहा है, मेंस में लटक जाता हूँ, ठीक है। बट सर मैं अपने आरओ की अगर बात करूं तो प्री में सर मैं तकरीबन 144 148 टोटल मिला के नंबर लाता हूँ। बट सर जब मेंस का जो जीएस में पेपर देता हूँ सर, मेरे जीएस में सिर्फ 60 नंबर आते हैं, 60 64 या बहुत बढ़ के मैं 68 तक आता हूँ। और सर यहाँ पे मेरा इतना बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है कि फाइनल लिस्ट में मैं अपना नाम नहीं देख पाता हूँ। क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है। नीरज जी मुझे लगता है कई लोग करते क्या है, अब आपका मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। होता क्या है कि आरओ का प्री और इसका मेंस दोनों जीएस सेम ही होते हैं, सही क्या पैटर्न सेम होता है। तो लोग करते क्या है कि वो जब उनका प्री होता है ना, तो वो थोड़ा जीएस से हट के अपना एसए और हिंदी पे फोकस कर लेते हैं। तो कभी कभी उस वजह से भी मार्क्स कम हो जाते हैं। बाकी ऐसा डिफरेंसेस आता नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं उनका प्री में जीएस में मतलब उस हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से बहुत उतना अच्छा स्कोर नहीं हुआ होता है, लेकिन अगर वो प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनका मेंस में अच्छा स्कोर हो जाता है। सर मैं मार्कशीट शेयर कर दूंगा सर, मैं आप खुद देखेंगे कि ये कर क्या रहा हूं मैं खुद नहीं समझ पाता हूँ ऐसा होता क्या है मेरे साथ सर। नहीं अच्छा सर तो वो रीजनिंग के लिए क्या करें, मेरी रीजनिंग गलत हो जाती है सर वहां पे। देखो रीजनिंग उसकी बहुत ही नॉर्मल रीजनिंग आती है, बहुत ज्यादा नॉर्मल। बस उसमें गलती क्या होती है, जैसे मेरी भी रीजनिंग गलत हुई थी ओवर कॉन्फिडेंट में। तो मैंने क्या किया था कि मैंने रीजनिंग पढ़ा ही नहीं। मैं सोचा कि रीजनिंग तो हो ही जाएगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर देखे तो मुझे बहुत आसान लगे थे। लेकिन वहां क्या हुआ, मेंस में बताऊं मेरी रीजनिंग गलत हुई थी। तो लगभग 2-3 क्वेश्चन मेरे गलत हुए और मतलब मैं फंस गया। जैसे ओवर कॉन्फिडेंट में आदमी जाता है, फिर लगता है कि मैं तो कर ही लूंगा। मैं अपनी खुद ही बता रहा हूँ कि मैं फुल ये सोच रहा था कि रीजनिंग का तो एक भी नहीं छूटेगा, वो मैं पूरा जोड़ के चल रहा था। और वहां मेरे रीजनिंग के एक आध क्वेश्चन मुझसे हो पाए थे, 4-5 क्वेश्चन आए थे बस। मतलब यही समझ लो कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मार्क आ गया। अगर आपको रीजनिंग थोड़ा सही करनी है तो आप कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए। उसमें वही संख्या वाला आता है, घड़ी का, और ये 2-3 टॉपिक आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किए रहेंगे ना, तो वहां आप कर लेंगे। रीजनिंग का बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुनिंदर जी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। मुनिंदर जी मुझे लग रहा है कि जो भी आपका सवाल है, बाकी लोगों का भी, मैं इसको थोड़ा थोड़ा लिखते भी जा रहा हूँ। इसको क्लब करके एक और सेशन इनका करवा दूंगा, रिकॉर्डेड सेशन। एक तो उस पर बात कर लेंगे, और हम एकेडमिकली और कंस्ट्रक्टिव तरीके से अगर कुछ प्रयास कर पाए आपके लिए तो निश्चित तौर पे करेंगे। अगला सवाल प्लीज। सर मेरा 2 क्वेश्चन था। यस प्लीज। एक क्वेश्चन सर मेंस से रिलेटेड है
तो सर ये मेरा पूछना था कि जो अभी आपने कहा कि मेंस में रीजनिंग आती है, तो वैसे प्री वाले में तो 8 से 10 क्वेश्चन रहता है, सर मेंस में कितने क्वेश्चन रहते हैं? देखो 8 से 10, 5 से 6, 5 से 10, मतलब उसमें कुछ फिक्स नहीं है। उनको जितना मर्जी है, कोई फिक्स नहीं है कि रीजनिंग के 5 आएंगे तो 5 आएंगे, कभी कभी 2 आ जाते हैं, कभी कभी 3 आते हैं, कभी कभी 5-6 आ जाते हैं। तो उसमें रीजनिंग और मैथ दोनों रहता है, वो केवल रीजनिंग नहीं रहता है, मैथ के भी कुछ 1-2 क्वेश्चन रहते हैं, 5-6 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं। तो ये कोई फिक्स नहीं है, वो आपकी किस्मत है कि आपका ओके रीजनिंग सर। अच्छा रहा है, आपका ज्यादा आ गया। नहीं वो साल सर इस साल काफी आपने अच्छा है मेरा, इसी वजह से खुशी हुई सुनकर। और नहीं सर सेकंड नहीं क्वेश्चन ये था कि सर मेंस में क्या करंट अफेयर भी आता है? हाँ हाँ, मेंस में बिल्कुल करंट अफेयर्स तो रहता ही है। जीएस में बता रहा हूँ, जो प्री आप पढ़ेंगे वही आपको मेंस में देना है जाके, सेम एज इट इज वही मेंस आता है। बस पेपर का लेवल कभी टफ कर देते हैं प्रीलिम से, और कभी प्रीलिम से कम भी होता है उसका लेवल, मतलब मॉडरेट होता है प्रीलिम से। तो ओके जीएस सर। आपका और जो सर एक हाँ क्वेश्चन ये बताइए। था कि हिंदी के लिए दुर्घटना चक्र को छोड़कर दूसरी कौन सी ऐसी किताब है जिसे फॉलो किया जाए? देखो हिंदी के लिए एक तो जैसे मैंने क्या किया था, तो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ ली थी। मैं आपको सही सही बताऊं कि मैंने हरदेव बारी भी पढ़ी थी, आपकी ये दुर्घटना चक्र भी पढ़ी थी, घटना चक्र जो है, और मैंने पीएन पांडे भी पढ़ा था। लेकिन सब पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया कि आप कोई एक किताब फॉलो करिए। एक डिकोड एग्जाम की किताब आती है, बढ़िया किताब है वो, अच्छी किताब है मेरे हिसाब से। उस टाइम पे मैंने पढ़ा था। फिर मैंने क्या किया कि सारी किताबों का एक अपना नोट्स बनाया था, और उसमें मैंने वही, जैसे पर्यायवाची लिखना है तो मैंने वही वही पर्यायवाची लिखे थे जो बहुत ज्यादा टफ है या मैं बार बार भूल जाता हूँ। तो उससे क्या हुआ था कि मैं जब रिवाइज करने बैठता था, मैं नोट्स रिवाइज करता था। जैसे क्या होता है, कुछ पर्यायवाची क्या होता है, सबको बहुत आसानी से एक बार में ही पता चल जाएगा कि हाँ ये इसी चीज का पर्यायवाची है। लेकिन कुछ चीजें हैं कि वो क्वेश्चन करते वक्त या तो गलत हो जाएंगी या तो आप उसमें कंफ्यूज रहेंगे। तो मैंने उसका एक अलग से नोट्स बनाया था, 3-4-5 किताबों का कंपाइलेशन है। अगर आप किताबें पढ़िए, हरदेव बारी पढ़ लीजिए, वो अच्छी किताब है। डिकोड एग्जाम अच्छी किताब है। अगर आप, क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा दिया है, और जो मैंने नोट्स बनाया वो बहुत कंपाइलेशन है। आप लोग कहेंगे तो मैं उसे प्रिंट करवा के दे दूंगा, क्योंकि वो हाथ से लिखा हुआ है, हो सकता है कुछ वर्ड्स आपको समझ में ना आए। पीयूष कुछ मैं बाकी आप मैं थोड़ा सा, मैं जो चिंता भी समझ पा रहा हूँ समीक्षा अधिकारी की तैयारी करने वाले बच्चों का, एक तनाव का माहौल है ऐसे हिंदी को लेकर के। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि तुम ये जिम्मेदारी उठाओ, या तुम्हारे साथ में जो और समीक्षा अधिकारी में अच्छे रैंक लेकर के आए हैं उनके साथ मिल करके ये काम करो। 3-4 समीक्षा अधिकारी मिल लो जिन्होंने अभी रिसेंटली दिया है और बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, कि हिंदी में जो बहुत सामान्य ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आते हैं, जो गलतियां होती हैं, बहुत रिपीटेड भी हैं, मार्केट से 2-3 अच्छे सोर्स उठाओ, त्रुटिहीन कर दो उनको पहले तो, क्योंकि कोई भी सोर्स मार्केट में ऐसा नहीं जिनमें गलती नहीं है। तुम्हारे पास सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि भाई प्रशासनिक शब्दावली को ही ले लो। प्रशासनिक शब्दावली तुम रोज प्रशासन में यूज कर रहे हो, है ना, डे टू डे बेसिस पे उसको यूज कर रहे हो। क्या एक्चुअली में यूज हो रहा है ना, उसका तुम्हें एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क स्टैंडर्ड पता है, तो वहां से तुम उसका करेक्शन कर सकते हो। बाकी जो हिंदी वाला पोर्शन है ऑब्जेक्टिव वाला, उसमें तुम 2-3 रिसोर्स मार्केट से उठाओ, कोई भी ले लो, और उनको क्या करो, त्रुटियों को खत्म करके जो भी कॉमन है उसको नोट कर लो, और एक अच्छा नोट्स 15 दिन ले लो, 20 दिन ले लो, जब तक ये लोग मीन्स और प्रीलिम वगैरह तैयारी कर रहे हैं, 15-20 दिन में उसको लेकर के आओ और फ्रीली सबको अवेलेबल करवा दो। ये काम अगर तुम कर सकते हो तो एक बहुत अच्छा प्रयास होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कमिट करो अभी, बट कोशिश करो ऐसा करने की, क्योंकि जो छात्र, हर छात्र करेगा, 100 छात्र करेगा, 200 करेगा, वो तुम 3 लोग मिलकर के कर सकते हो। बच्चों की कितनी मेहनत बच जाएगी, वही काम मैं कर रहा हूँ। चलिए ठीक है सर। करंट अफेयर के लिए, करंट अफेयर के लिए भी मैं जो स्मार्ट तरीका अपना रहा हूँ वही तुम कर सकते हो। यस, ठीक है, ठीक है सर। ये जो प्रशासनिक शब्दावली को लेकर इतनी बड़ी बात हो रही है, उसका सिर्फ एक ही रास्ता है जो मैं अभी तक फॉलो कर रहा हूँ सर। गूगल पे जा करके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड डालेंगे ना सर, भारत सरकार की साइट पे लगातार सर तकरीबन 450 शब्द हैं सर, वो पीडीएफ फॉर्म में ही आता है सर, उससे एक भी शब्द बाहर नहीं जाता है। ये सबसे अच्छा सोर्स है। तो नीरज जी, डू वन थिंग, आप अभी इमीडिएटली जैसे सेशन ओवर होता है मुझे पर्सनली मैसेज करो, पीयूष को मैसेज कर देता हूं मैं। एक बार हम उसको वेरीफाई करेंगे पीवाईक्यू में क्या उसमें से प्रश्न किस तरीके से आए हैं, उसमें भी हम थीम मार्क कर लेंगे। 450 करवा करके गधा मजदूरी नहीं करवाएंगे, उसमें मैं थीम मार्क कर दूंगा। पीयूष थोड़ा सा हेल्प करो इसमें, थीम मार्क करो, कौन से थीम से ज्यादा सवाल आते हैं उन थीम को मार्क करके प्रायोरिटी नंबर 1, P1, P2, P3, P4, यानी P1 से 60% क्वेश्चन, P2 से 30, P3 से 10, इस तरीके से करके दे दो। बच्चे P1 को सबसे पहले रट लें, उसके बाद P2, फिर P3, P4, इस तरीके से करके दे दो। ठीक है, डू इट। ठीक है जी।
हेलो सर, एक क्वेश्चन मेरा नीरज जी की वजह से है। Yes, सर वो बता रहे कि 120 में उनका 68 के आसपास नंबर आ रहा था, तो सर आइडियल स्कोर क्या होना चाहिए मेंस में 120 देखो में? 120 में आइडियल स्कोर आपके और पेपरों के स्कोर पर डिपेंड करता है कि आप कितना और पेपरों में स्कोर कर रहे हैं। अगर आपने जीएस में बहुत अच्छा खींचा, अब मैं आपको बताऊं, मेरा एक दोस्त था, उसने, आप विश्वास नहीं करेंगे, जीएस में उसका 92 93 के आसपास था, उसका नहीं हुआ। और मेरा जीएस में 75 76 78 के आसपास था शायद मेरा। तो अब यही समझ लो, इतना डिफरेंस होने के बाद भी उसका नहीं हुआ, और उसका गड़बड़ कहाँ हुआ, जाके एसए में मार्क आ गया वो। तो आपको पूरा एक समेकित लेके चलना है कि हमें सारे पेपर में अच्छे स्कोर करने हैं, हमें सिलेक्शन लेना है, हमें ये नहीं साबित करना कि देखो जीएस में मेरा 100 आ गया और बाकी सब में पता चला आपका लुल है, तो उसमें आपका फाइनल सिलेक्शन रुक जाएगा। आप तभी एक आइडियल स्कोर, आप अगर बहुत अच्छा कर रहे हैं तो 80 के आसपास कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 120 में 80 बहुत ठीक है। बैलेंस इज द की। अगर आपके सारे विषय बैलेंस्ड है तो ठीक है, अदरवाइज कहीं 30-40% सब्जेक्ट्स में से बहुत शानदार करना पड़ेगा, लाइक अदर एग्जाम्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट प्लीज। सर हेलो सर सर जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे प्रीलिम्स अभी हमारा दिसंबर में है, तो आइडियली हमें कितने मंथ्स का करंट अफेयर अभी लेके चलना चाहिए प्रीलिम्स के लिए? देखो, एक कंपाइलेशन आती है, वैसे सर भी करंट अफेयर्स पढ़ाने वाले हैं, तो करंट अफेयर्स के लिए बहुत आप लोग परेशान मत होइए, लेकिन फिर भी आप, जैसे एग्जाम जस्ट पहले कंपाइलेशन आती हैं बहुत सारी, तो आप कंपाइलेशन लेके अगर पढ़ रहे हैं और उसके अलावा आप पिछले 9 महीने का करंट अफेयर्स आपको सही से तैयार होना चाहिए। 9 महीने में तो मुझे लगता है पूरा कवर हो जाएगा, 9 महीने का, और खास करके जो पिछले के 6 महीने हैं उसका तो बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। हेलो सर जी, थैंक यू सर। मेरा सवाल था, जो आरओ का पेपर होता है उसके लेवल को लेके, जैसे कि सिलेबस तो सेम है, ये तो मैं सिर्फ टीसीएस की भी तैयारी कर रहा हूँ मैं, और प्लस आरओ की। सर मैं एक बार दिया था 2023 जो परीक्षा भी फिर से होनी, मैं दिया था वो वाली। सर जीएस अच्छे से तैयार होने के बावजूद सर वही पेपर सर टीसीएस का थोड़ा बहुत आसान लगता है, लेकिन सर आरओ का पेपर लेके बैठते हैं तो सर वो पूरा समझ ही नहीं आता। उस पर पीआईक्यू पे भी, जैसे अगर आप बेस होकर तैयारी करें तो पीआईक्यू भी उस टाइम इतना हेल्प नहीं करता। 2-3 साल पहले का जो पीआईक्यू होता है सर, उसका लेवल मुझे बहुत ज्यादा, दोनों का लेवल बहुत ज्यादा। अगर आप पीछे के पेपर से एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे, 13 से मान लो एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे, तो धीरे धीरे आरओ के पेपर में बहुत बड़ा बदलाव होता जा रहा है। धीरे धीरे वो पेपर का लेवल बढ़ाता जा रहा है। उसका कारण क्या है कि उसी प्री के जीएस पे और वो उस सेम पैटर्न के मेंस पे जीएस पे लोगों को सिलेक्ट करना है। तो आप 21 का पेपर ले लीजिए या 23 का जो अभी रिसेंट में पेपर हुआ है, वो भी मैंने भी देखा था पेपर, और मेरे टाइम पे भी जो पेपर हुआ था काफी हद तक वो, जैसे 13 वाला पेपर 14 में जो पेपर हुआ था, 13 वाले से काफी अच्छा पेपर आया था। फिर उसके बाद 14 के बाद 17 में जो पेपर हुआ वो 14 वाले से काफी अच्छा आया था। फिर 17 में जो हुआ वो 16 वाला जो हम लोगों का दिसंबर में हुआ, 17 वाले पेपर से ज्यादा अच्छा आया था। तो पेपर का लेवल थोड़ा रहता है, मुझे लगता है कि पीसीएस प्री से थोड़ा अच्छा रखते हैं वो। आप अभी के जो पीछे के 2-3 पेपर और मुझे लगता है 21 का जो पेपर हुआ था आरओ का, वो लोग बताते हैं जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मतलब ये बहुत टफ पेपर था, पीसीएस के इतिहास का बहुत टफ पेपर था ये। यूपी पीसीएस के जितने पेपर हुए उसमें सब में सबसे टफ पेपर था ये। तो पेपर तो टफ है, और पेपर टफ होने से आपको डरना नहीं चाहिए। अगर पेपर टफ है तो जाहिर सी बात है मेरिट नीचे जाएगी। नहीं सर, मतलब पीसीएस के हिसाब से अगर देखा जाए तो लेंदी भी रहता है सर, और इस बार बन चुका हूँ इतनी तैयारी के साथ। हर एग्रीकल्चर हुआ, हर टॉपिक को अलग अलग हम लोगों ने पढ़ के उसके बाद दिया, और लेकिन उसके बाद पेपर देने गए तो हिंदी तो ठीक है, हिंदी तो ठीक ठाक गई, लेकिन जीएस में सर 60 क्वेश्चन करने मुश्किल हो गए। मतलब अटेम्प्ट नहीं सही करने में, अटेम्प्ट तो 80 85 90 के आसपास ही हो पाए थे। नहीं मैं समझ रहा हूँ, पेपर टफ भी था, और पेपर वो थोड़ा टफ रखते हैं। आरओ का पेपर पीसीएस के पेपर से थोड़ा टफ माना जाता है, क्या रहता भी है, वो लेंदी रहता है, बस बात ये है। कभी कभी उसमें हर पेपर में क्या होता है, पीसीएस का भी कोई पेपर होता है ऐसा कुछ नया डालते हैं वो पेपर में, कि ताकि पीछे के पेपर से कुछ तो अलग रहे, कुछ नया क्वेश्चन रहे, कुछ रहे। तो पेपर अगर टफ है तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि वो सबके लिए टफ है, मेरिट वो गिरा देगा। अगर मुझे इजी है तो वी नीड नॉट प्रोलॉन्ग इट। वो एक लाइन है कि जब नाव जल में
मैं इस पे थोड़ा सा कठिनाई वाले आसान वाले पे थोड़ा फिलोसॉफिकल आंसर देना चाहता हूँ, क्योंकि भाई सबके लिए जो पीयूष ने कहा कि सबके लिए पेपर वहीं सेम है, तो वो लाइन है कि जब नाव जल में खोल दी मझधार में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या, आगे तैयारी करने क्या फर्क पड़ता है, ये क्या आसान क्या कठिन है यार, तो कूद जाओ। हिमांशु तुम्हारे 3-4 सवाल हो चुके हैं, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, कोई अगला सवाल करो। सर मेरा नहीं सर हाँ बोलो सर मेरा एक सवाल है आशुतोष प्लीज आस। सर अगर मान लीजिए सर मैं अभी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हूँ और साथ अगर मैं आपके मेंस के बैच में नहीं हूँ, तो फिर मुझे मेंस के लिए क्या करना चाहिए? मान लीजिए अगर मैं 2 आंसर डेली लिखूं तो सर क्या सफिशिएंट रहेगा पर सब्जेक्ट के हिसाब से? ये सवाल किससे है? आई थिंक सर ये पीसीएस है। आशुतोष उसको करते हैं ना, उसके लिए तो रोज ही मैं बकवास करता रहता हूँ, लेट इट बी डेडिकेटेड टू आर ओनली। हाँ हिमांशु, हम तो रोज ही लाइव आते हैं। हिमांशु प्लीज आस। सर आरओ भी दे रहा हूँ सर, तो मान लीजिए जीएस का पेपर तो सेम ही आएगा ना सर, तो अगर दो आंसर डेली लिख रहे हैं तो सर क्या भाई साहब जीएस मेंस में जीएस ऑब्जेक्टिव होता है आरओ में। आपदा प्रबंधन पे सर लिखना सही रहेगा कि करंट पे? क्या हिमांशु एक मिनट प्लीज, आप लोग बाकी लोग म्यूट कर लो मेरे भाई, अपने कर्तव्य निभाओ ताकि बाकी लोग अपने अधिकार को प्रैक्टिस कर सकें। हाँ हिमांशु प्लीज। ऐसे का जो तीसरा सेक्शन में आपदा प्रबंधन पे लिखना सही रहेगा कि करंट पे? ऐसे को वो हिमांशु कितना गोलू सवाल है, कितना गोलू सवाल है, मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ कि स्टूडेंट ऐसा सवाल पूछे। नहीं तुम्हारी जो सर देखिए हिमांशु जी पहले ये समझ लीजिए कि आपकी तैयारी किस में अच्छी है, वो जरूरी है। अगर आपका डायनामिक पोर्शन अच्छा है, आप करंट आपका अच्छा है, तो आप करंट के टॉपिक पे आपकी अच्छी समझ है तो आप करंट पे लिख सकते हैं। नहीं तो आपदा प्रबंधन एक स्टैटिक टॉपिक भी है, तो आप उस पे अच्छे से तैयार करके आप उसी पे लिख सकते हैं। बाकी सर तो जीएस की तैयारी करवाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, सॉरी मार्क्स आए आई कांट। हिमांशु ओवर हो गया आपका। मॉडरेटर की मजबूरी ये है कि थैंकलेस जॉब है, ज्यादा बोलने नहीं देता किसी को, अब मजबूरी तो होगा नहीं। तो सुनो भैया, सुनो यार। तो मेरा एक क्वेश्चन है, हेलो थैंकलेस जॉब। हाँ तुम ऑडिबल हो। पहली चीज तो ये है जो आपको अच्छे से आता है जीवन में, जो अच्छे से आता है, सुनो यार, बीट एग्जाम, बीट पेपर, बीट ऐसे टॉपिक और बीट एनीथिंग प्रोफेशन, जो भी अच्छे से आता है वही करना चाहिए। मुझे अच्छे से आता है पढ़ाना, 15 साल की उम्र में पहली बार मैंने पढ़ाना शुरू किया था और वही मैं कर रहा हूँ, तो वही आप करना, उसी टॉपिक को करना जो आपको बहुत शानदार आता है, मैजिक कर दो। चलो अगला सवाल। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर समीक्षा अधिकारी के एग्जामिनेशन में जैसे हिंदी का सेक्शन जो होता है, तो सर उसमें एक सेक्शन होता है वाक्य वर्तनी शुद्धि, तो सर सारे के सारे पोर्शन इतने ज्यादा टफ नहीं है वीकेंड से कि रटने के, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा रटने का चीज है एक्चुअली इसमें। लेकिन सर वाक्य वर्तनी शुद्धि में थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल एक पार्ट थोड़ा सा लगता है कि सर अगर हम कंसेप्ट से उसको सीख जाएंगे से, तो शायद उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसरिंग जो है या सही होने की समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि सर होता यह है कि इसमें क्वेश्चंस जो है गलत होने की संभावना थोड़ी काफी ज्यादा बनी रही है एक्चुअली वाक्य वर्तनी शुद्धि में। सर पहला मेरा क्वेश्चन ये है। दूसरा सर क्वेश्चन ये है मेरा कि जैसे अभी मैंने जो सोर्स हिंदी के लिए चुना हुआ है वो सिर्फ घटना चक्र और जो हरदेव बहारी की बुक आती है जो, उस पर मैं राइट नाउ अभी रिलाई कर रहा हूँ। सर एक डिकोड एग्जामिनेशन की बुक मैंने जब अभी देखी तो उसमें लगा कि मतलब कि संसार बड़ा पड़ा है, मतलब शायद उसको कंप्लीट कर पाना इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है, मतलब एक तरह से ये इतनी बड़ी सर वो बुक है एक्चुअली, क्योंकि सब कुछ दे दिया उसमें, मतलब एक तरह से। देखिए प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, वन बाय वन सर मुझे जवाब देने दीजिए प्लीज सर। तो अंकित जी देखिए, ये वाक्य शुद्धि वाला जो टॉपिक है वो अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो मतलब आपको पूरी हिंदी पढ़नी पड़ेगी, पूरा व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका वाक्य शुद्धि का सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर और कहीं से भी प्रैक्टिस आपको मिल जाए वाक्य शुद्धि के लिए, तो आप वो करते रहिए। आप पेपर में आप खुद ही टेस्ट देंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप कोई टेस्ट देंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि आप वाक्य शुद्धि में क्या है कि वो आप कर ले जा रहे हैं। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस किया है तो उसके लिए कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप डिकोड, और जो डिकोड कर रहे हैं डिकोड लेंदी है, तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना, डिकोड अच्छी किताब है लेकिन लेंदी है क्योंकि उसमें सब कुछ दिया है। तो मैंने बनाया था एक नोट्स कई किताबों का, उसमें डिकोड भी इंक्लूडेड था। तो आप डिकोड पढ़िए, अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, नहीं तो आप हरदेव बारी पढ़िए, मैं आपको वो नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा चैनल पे और आप उससे भी काफी मदद आपको मिल जाएगी। और वो मैंने कई किताबों, क्योंकि होता क्या है हिंदी में इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी हो जाती है कभी कोई क्वेश्चन पे कि एक मानक बुक जैसे आपने हरदेव बारी पढ़ी है तो अक्सर हरदेव बारी को कोट करते हैं कि नहीं इसमें जो दिया है वो सही है। कभी कभी होता है हरदेव बारी का भी नहीं मानते हैं वो लोग,
वो पीएन पांडे और हरदेव बाहरी में ही लड़ाई मची रहती है। ये जैसे मैंने जो टफ वर्ड का पर्यायवाची था, विलोम था, ये सब मैंने एक शॉर्ट नोट्स बनाया था, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप हरदेव बाहरी पढ़े हैं तो इनफ है। बाकी जो ये घटना चक्र इसका है वो भी अच्छा है, छोटा है, पतला है, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है। हिंदी की घटना चक्र आप उसे पढ़ सकते हैं। जीएस की तो बहुत लेंदी है यार, वो तो पढ़ने लायक नहीं है। लेकिन इसका हिंदी का आप रिसोर्सेस घटना चक्र का यूज कर सकते हैं। मतलब घटना चक्र प्रीवियस ईयर पेपर उसका जो है वो आप यूज कर सकते हैं। बाकी डिकोड एग्जाम अच्छी बुक है, लेंदी है, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। अगर आप हरदेव बारी पढ़े हैं तो हम आपको एक नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ नीरज प्लीज आस्क। हेलो तुम तो मेरे मेंस बैच सर, के मेरा यार, तुम इधर भी दे रहे हो सर हाँ? जी सर मैं इस बार आरओ का प्रीलिम्स दिया था सर, अभी मेंस दिया नहीं था मैं। और सर हमको टाइम काफ़ी कम था, 20 दिन के आसपास मिला था सर, हमारा मेंस था इधर। तो मैंने केवल हिंदी की एक बुक पढ़ी थी, पृथ्वीनाथ पांडे, वो भी पूरा नहीं पढ़ पाया था। और सर हिंदी हमसे उतना अच्छा आती भी नहीं है। और मैं वहाँ गया था तो सर मेरे काटपीट के 51 क्वेश्चन सही थे। और सर मैं जो क्वेश्चन गलत करके आया था वो ऑलरेडी पृथ्वीनाथ पांडे में था। तो सर ऐसा नहीं लगता कि सर आप एक ही बुक अच्छे से पढ़ लें तो हमारा हो जाए? सर मेंस के बारे में आइडिया नहीं है, तो सर से मैं वो मतलब मार्गदर्शन चाह रहा हूँ कि मैं पृथ्वीनाथ पांडे को कंटिन्यू करूँ तो मेरा मेंस भी हो जाएगा क्या? सर देखो लेकिन मेंस के जो टॉपिक होते हैं वो थोड़ा अलग होते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव पेपर का लेंगे तो पहली बात तो सबसे अच्छा आप लोगों के लिए है मेंस में कि पर्यायवाची नहीं होता, जो सबसे लेंदी टॉपिक है ऑब्जेक्टिव पेपर का, हिंदी वाले का। तो आपको वहां रिलैक्स मिलता है। लेकिन आपको एक हिंदी का रिटन पेपर होता है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेटर वगैरह आते हैं उसमें, और ये पैसेज आता है। और सर जो लिखने वाली है सर हिंदी, उसको छोड़ के सर जो ऑब्जेक्टिव वाली है उसको, परंपरागत तो सर ठीक है। ऑब्जेक्टिव हिंदी के लिए अगर आप पीएन पांडे पढ़ रहे हैं तो आप पीएन पांडे कई बार पढ़िए, उसके साथ प्रीवियस ईयर पेपर जो आए हुए हैं वो पढ़ लीजिए। और वही जो मैं कह रहा हूँ ना, डिकोड एग्जाम बहुत लेंदी है वाकई में, उन्होंने अभी अंकित जी ने कहा वो बहुत लेंदी है। तो अगर आप उसे पढ़ पाए, अगर आपके पास समय हो तो आप उसे पढ़िए, नहीं तो हम जो मैंने नोट्स बनाया था वो प्रोवाइड करवा दूंगे आपको। अगर उसमें कुछ ऐड करना हो तो आप उसका प्रिंट निकाल लीजिए, आप उसी में से ऐड कर लीजिए। उसमें हिंदी इतना वास्ट है ना यार, वर्ड पावर पढ़ना है पूरा, कहाँ से वर्ड है, तत्सम तद्भव है साला, आधा संस्कृत आधा हिंदी है वो। तो मतलब आप ये सोचिए कि हम जाएंगे और 60 में 60, तो 60 में 60 आपकी बहुत अच्छी किस्मत है तभी हो पाएगा, या तो बहुत अच्छे लेवल की तैयारी है तब भी 60 में 60 लाना कभी मुश्किल हो जाता है। लेकिन हिंदी में एवरेज 55 तो आपको लाना ही पड़ेगा, 50 से 55 के बीच में रहेगा तभी हो पाएगा वो। तो आप पढ़ते रहिए, पीएन पांडे भी अच्छी किताब है, मैंने पीएन पांडे पढ़ी है, अच्छी किताब है वो, आप पढ़ते रहिए। बाकी जो इसमें चैनल पे दिया जाएगा आप उसको भी पढ़ लीजिएगा, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एक शिखा का अभी सवाल है, और ठीक है नीरज जी, 2 सवाल मैं क्लब कर लेता हूँ पीयूष, ये डेमोक्रेसी है बाबा, नहीं तो कहेंगे माइक नहीं काम कर रहा तो पूछा नहीं। एक तो अभिषेक का सवाल है कि माइक नहीं काम कर रहा, मेरा सवाल देख लो, तो मैंने कहा ठीक है, निबंध की बात कर रहे हैं। और दूसरा शिखा का सवाल है लेटर राइटिंग और निबंध के बारे में। एक चीज मैं बहुत क्लियर कर देता हूँ, फ्रैंक कर लेता हूँ कि होमवर्क करके आया करो। जब सवेरे अनाउंस कर दिया तो थोड़ा सा देख लेते हो। एडमेत्रे नाम का यूट्यूब चैनल है, वो रोज 100-500 लोगों को बढ़ा देता है, तो फॉरेनर आ जाते हैं, एलियंस आ जाते हैं, और तुम लोग घर के होकर के उधर जाते नहीं हो। तो पहली चीज जाकर के सब्सक्राइब कर लो। दूसरा ऐसे कि साहित्य में मेरा जीवन गया है पूरा, उसी ने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी कश्ती डुबो दी, उसी में नंबर कमाया, नहीं तो काम हो जाता। तो फिर भी प्रेम तो प्रेम होता है, विदा के बाद भी प्रेम विदा नहीं लेता है। तो भले साहित्य ने मेरी कश्ती डुबोई, लेकिन उसके प्रति मेरा प्रेम अब भी बरकरार है। जा करके मेरा निबंध साहित्य और संस्कृति पर देख लो, आपको बहुत उससे हेल्प मिलेगी। दूसरा मेरे खुद की कॉपी है निबंध की, निबंध के बारे में जो भी पीसीएस मेंस को निबंध में कराऊंगा, ये पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत के सर्वश्रेष्ठ निबंध क्लासेस में से एक होगा। और मैं इसको बहुत बहुत आत्मविश्वास से आपको कह रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हर किसी में हर गुण नहीं होता, और मुझे लगता है कि मैं इसीलिए पैदा हुआ हूँ कि मैं भाषा को पढ़ा सकूँ लोगों को। तो निबंध की समस्या नहीं है। रही बात लेटर राइटिंग की, पीयूष के साथ मेरी ऑलरेडी बातचीत चल रही है कि आप लोगों के लिए किस तरीके से हिंदी का जो पेपर है, हिंदी में जितने भी पेपर हैं अदर देन जो निबंध है, पीयूष के साथ मिल करके क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि आपकी राह आसान हो जाए। हम यहाँ पे आपको ज्ञान देने नहीं आए हैं, आपका राह आसान। मैत्रेय भी यही करता है कि भाई आपका मोक्ष करवाने में आपको मदद करेगा। हम आपके मोक्ष मतलब सरलता और प्रेम और मार्गदर्शन दोनों, अगर आपके जीवन को सरल नहीं करते हैं तो किसी काम के है नहीं। बार बार मैं लिखता रहता हूँ।
तो आपका जीवन जो है, आपकी यात्रा जो है, हम उसको सरल करेंगे, आपके अस्तित्व को बचाने का, एस्पिरेंट अस्तित्व को बचाने का काम करेंगे। पीयूष के साथ मैं मॉडलिटी पे विचार करूंगा, और तनाव मत लो, निःशुल्क ही होगा मोस्टली ये, तो उसकी तैयारी हो जाएगी। बाकी निबंध वगैरह तो मेंस वाले बैच में आपकी तैयारी हो ही जाएगी। डोंट वरी, निबंध और हिंदी पेपर के लिए। इसके अलावा अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज आस्क, डोंट रिपीट द क्वेश्चन दैट हैज ऑलरेडी बीन टेकन अप, यू कैन आस्क इफ इट इज समथिंग डिफरेंट। सर नीरज यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड, नीरज यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड आई थिंक। सर पीयूष सर से बात करनी सर। हाँ, सर जो पर्यायवाची है सर, तो उसमें सर एक ही शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं सर। सर उसके लिए सर कुछ मतलब की तरीका है, कैसे क्या किया जाए ताकि थोड़ा सिंपल हो जाए, कि बहुत सारी पर्यायवाची बढ़ जाती हैं सर। देखिए पर्यायवाची का क्या है कि उसमें आप देखेंगे, अगर पिछले पेपर का आप कई पेपरों का एनालाइज करेंगे, कई पेपरों को, तो आपको लगेगा कि 25-30 वर्ड ऐसे हैं जिनकी पर्यायवाची सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। जी सर। तो पहले तो आपको वो 25-30 वर्ड की पर्यायवाची अच्छे से रटनी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ समझनी है, रटनी है वो। जी सर। उसके अलावा जो हैं आपको, मतलब आप जैसे कोई एक आध दो बुक तो पढ़ेंगे ही, उसके अलावा आपको शॉर्ट नोट्स हम लोग देंगे, आप शॉर्ट नोट्स पढ़ लीजिए, पर्यायवाची आपका कवर हो जाएगा। देखो पर्यायवाची बहुत वास्ट है, अब इतना टफ पूछ लिया कि साला किसी किताब में है ही नहीं वो, तो वो तो सबके लिए टफ हो गया, वो तो कोई नहीं कर पाएगा। वो तो किस्मत है कि गेसिंग से आपका सही हो गया तो हो गया, लॉजिकल गेसिंग आपने लगाया, एलिमिनेट किया और आपका हो गया, वो अलग बात है। तो पर्यायवाची बहुत बड़ा टॉपिक है, और सबसे अच्छी बात है कि मेंस में नहीं है, वो केवल प्री में है वो बस। जी प्री के लिए सर बताया। तो पर्यायवाची आप कोई भी एक बुक ले लीजिए, आप उससे पढ़िए, उसके बाद जो चैनल पे दिया जाएगा आप उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा, टेस्ट देते रहिए, टेस्ट भी हम लोग ला देंगे, हिंदी का टेस्ट बना देंगे हम लोग। और पीयूष एक चीज इन लोगों को आपका हो जाएगा। एक चीज पीयूष थोड़ा सा मैं चाहता हूँ तुम यहाँ पे कमिटमेंट शो करो, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम एक आलसी व्यक्ति हो, तो सॉरी फॉर दैट, बट एक कमिटमेंट ऐसे करो कि बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ तो भी ऐसा तुम डिस्ट्रप्शन, जैसे कि मैंने कहा ना, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है ना, सृजनात्मक जो विध्वंस है वो करना पड़ेगा। तो लीक से हट करके कुछ तो भी आप ऐसा करोगे जिससे ये कठिनाई वाली, जैसे पीवाई जो भी है, पर्यायवाची है या फिर वर्तनीय शुद्धि है या फिर प्रशासनिक शब्दावली है, इनके लिए कुछ तो भी ऐसा करो अपने साथियों के साथ मिल करके, अच्छे स्टूडेंट जो हो, ब्राइट स्टूडेंट हो, कि इनके लिए थोड़ी राह आसान कर दो, पढ़ करके जाए काम हो जाए, 10 किताबें रटनी ना पड़े, और ये काम तुम 1 हफ्ते के अंदर करो, ठीक है? और मुझे लग रहा है कि इससे भला होगा विद्यार्थियों का। और सर देखिए सर और सर इसमें सर कंप्यूटर भी आता है सर? हाँ कंप्यूटर आता है, 10 नंबर का कंप्यूटर आता है। उसमें कंप्यूटर में आपको नॉर्मल बेसिक डेफिनेशन पूछ लेता है, जो प्रचलित ऐप वगैरह है उनकी डेफिनेशन, जैसे यूपीआई की डेफिनेशन पूछ लेगा, तो आपको जो एग्जैक्ट पता है वही आप हिंदी में लिख दीजिए। यूपीआई का काम क्या है, फुल फॉर्म लिख दीजिए, यूपीआई का काम लिख दीजिए, और जैसे जनरल यूज जैसे होते हैं यूपीआई के वो लिख दीजिए। उसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर आप जनरल टर्म आता है, अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं, जैसे रैम वैम के बारे में जानना चाहते हैं थोड़ा बहुत, तो मंथन की एक किताब आती है, वो पढ़ लीजिए, वो एनफ है। नहीं तो एक शॉर्ट नोट्स हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे, बहुत छोटा टॉपिक है हिंदी का, बहुत छोटा है। सर रही बात जो पर्यायवाची को लेकर बातचीत चल रही है, तो पर्यायवाची को सर एक बड़ा उसका भी एक तरीका है, उसको कैसे फाइंड आउट करें कौन किस चीज का है। जैसे किसी भी शब्द के अंत में यदि ज लग जाए, जैसे अंबुज, जलज, नीरज, तो ज जो है वो किसी न किसी जल को सूचित करता है, तो पता चल जाता है ये बादल से संबंधित या पानी वाली किसी चीज से, लिक्विडिटी से संबंधित है। कहीं अरी लग जाए, अरी का मतलब होता है दुश्मन, और कहीं अही लग जाए तो होता है कटु दुश्मन, जैसे अहि मर्दन, अरि रिपु। जब हम लोग सुंदरकांड का पाठ करते तो उसमें भी अरि शब्द का कई बार, तो इस तरीके से जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक नहीं आएगी पर्यायवाची। नीरज जी से सुंदरकांड का पाठ पढ़ते आएगा। अरे पीयूष, नीरज जी से हिंदी पेपर की लॉजिकल गेसिंग करवा लेते हैं कैसा रहेगा? हाँ ये सही है, इनका एक सेशन रख लेते हैं। सुमंदित का पढ़ा हुआ हो तो गुस्सा आंसर होगा। नहीं सही कह रहे हैं, नॉमेनक्लेचर उसका होता है, लेकिन वो इतना वास्ट है कि नॉमेनक्लेचर कुछ भी काम देता है, लेकिन अगर कुछ भी आप अप्लाई कर लेंगे तो आपको वो रटना नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा। सही। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्या मैं पूछ सकता हूँ प्लीज? हाँ बोलिए अंकित जी। जी सर एक्चुअली जैसे अभी आपने पर्यायवाची का अभी ये परिचर्चा हुई इसके ऊपर एक्चुअली, तो सर जैसे जो अभी एक सेक्शन होता है हिंदी में उपसर्ग व प्रत्यय, और दूसरा संधि विच्छेद होता है हम लोगों का।
तो सर क्या हम मतलब ये उपसर्ग प्रत्यय और संधि विच्छेद के माध्यम से जो है वाक्य वर्तनी और पर्यायवाची को भी मतलब इसको सॉल्व करने में ये काफी हेल्पफुल रहते हैं, मतलब कि अगर हम एक्स्ट्रा चैप्टर इनको पढ़ लें अगर भी तो काफी कंसेप्चुअल क्लैरिटी काफी आ जाए एक तरह से ये। देखो वाक्य शुद्धि मतलब क्या क्या आपने एक उपसर्ग प्रत्यय क्या और क्या कहा आपने? सर संधि विच्छेद जो होता है मतलब संधि विच्छेद, हाँ काफी हद तक मदद मिलती है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मदद मिलती है। आप एक तो वो टॉपिक इसमें है नहीं, आरओ में नहीं हो, पीसीएस में है टॉपिक वो। जी जी संधि विच्छेद भी नहीं है शायद उसमें, उपसर्ग प्रत्यय है जी। तो मदद, देखो जब वाक्य शुद्धि करना है ना भाई, तो हिंदी की कहीं से भी गलती उसमें से निकाल देंगे। वो उपसर्ग प्रत्यय भी हो सकता है, वो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है उसमें, और ग्रामेटिकल कुछ भी मिस्टेक हो सकता है, तो वो वाक्य शुद्धि बता रहा हूँ ना, प्रैक्टिस का पार्ट है वो। पढ़ने बैठेंगे तो बहुत लेंदी है, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान है। सर सेकंड मेरा एक क्वेश्चन एक और है विकी से, इसके बाद मैं कंक्लूड कर दूंगा विकी से। सर एक क्वेश्चन आता है कि सर जो घटना चक्र हम लोगों की होती है तो उसमें जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट होता है, अभी उन्होंने हाल ही में विकी से ये आगे जाके आगे जो है ये समरी वो ये देने लगे ये। हेलो सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। सर अभी ये घटना चक्र वाले जो है ये अभी ये मतलब समरी वगैरह देने लगे हैं एक्चुअली ये लोग। तो सर एक्चुअली ये काफी मार्केट में ऐसे कोई नोट्स हैं जिसमें मतलब जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट हम लोगों का होता है से, तो उस डिस्क्रिप्टिव पार्ट्स के हम लोग को नोट्स मिल जाए ताकि उसको बार बार रिवीजन करने में और काफी ज्यादा कठिनाई होती है आगे जाके, मतलब एक तरह से। देखिए डिस्क्रिप्टिव पार्ट में जैसे मैंने तो कोई नोट्स नहीं पढ़ा था, मैंने खुद ही से पढ़ा था। आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट में होता क्या, एक तो पद्यांश है, वो आपको बुक से मिल जाएगा। प्रैक्टिस के लिए आप जाएंगे तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी उठाएगी तब भी मिल जाएगा। वो आपके लिखने पे है, कोई उसमें तो ऐसा स्टैटिक पोर्शन है नहीं कि आपका ये पढ़ा और ये लिख दिया। पीयूष अगर मुझे इजाजत दो तो मैं इस पे सिर्फ आधी मिनट लूंगा, क्योंकि ये बात मैं ऑलरेडी सेशन में बोल चुका हूँ और फिर से आई वुड लाइक टू रिपीट कि क्योंकि मेरा साहित्य विषय रहा है और ऑप्शनल में इस तरीके से व्याख्या बहुत करनी पड़ती है। ऋतु रानी यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो व्याख्या बहुत करनी पड़ती है, तो मुझे इस बात का अनुभव है और वो मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ, नया प्रयोग करने जा रहा हूँ, फ्रेश प्रयोग करने जा रहा हूँ पीसीएस और आरओ के क्षेत्र में मेंस विद्यार्थियों के लिए। और वो मैं चाहता हूँ कि आरओ वाले अपनाएं। कैसे अपनाएं कि अभी तक जितने लोग व्याख्या लिखते हैं, ठीक है ना, जितने भी लोग व्याख्या लिखते हैं आरओ या पीसीएस के मेंस में, वो क्या करते हैं, दो टाइप के लोग होते हैं। एक तो वो शब्दार्थ लिख देते हैं, जो भी पैरा लिखा हुआ है पद्यांश गद्यांश, उसका गद्यांश एक्चुअली उसका वो शब्दार्थ लिखते हैं, जो भी है उसका एक अर्थ अपने मन से है ना उतार के चले जाते हैं। उनको वो तो कभी जीवन में पास नहीं होते, उनका छोड़ ही दो, वो चर्चा में नहीं। दूसरे जो मीडियोकर लोग हैं वो क्या करते हैं, उसका भावार्थ तो लिखते हैं थोड़ा बहुत जैसे कर सकते हैं और उसके बाद में खत्म कर देते हैं। संदर्भ और प्रसंग ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि वो अनसीन होता है। मैंने क्या तरीका सोचा है, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा, कोई कॉपी नहीं कर पाएगा मेरा, लॉजिकल गेसिंग की तरह कोई कॉपी नहीं कर पाएगा, गाली ही देगा। मेरा प्रयास ऐसे है कि हम यूपीएससी में ऑप्शनल में जो खेल करते हैं कि भाई हमें मिला पैरा, मान लो पर्यावरण पर मिला और हमने क्या किया, व्याख्या तो किया ही किया, भावार्थ उसका किया, नीचे हमने दो चीजें की, एक तो विशेष और दूसरा प्रासंगिकता। विशेष में हमने थोड़ा सा उसका जो भाषाई सौंदर्य है कि भाई भाषाई कैसी है, बहुत स्टैंडर्ड है, खड़ी बोली है, सधुक्कड़ी है, पंजाबी मिश्रित है, संस्कृत मिश्रित है, व्हाटएवर संस्कृत निष्ठ है, लाइक दैट, थोड़ा अलंकार अगर है वैसा कुछ तो बता दिया हमने। और दूसरा है प्रासंगिकता। अगर वो पर्यावरण पर गद्यांश दिया है तो हम प्रासंगिकता में लिख देंगे कि वर्तमान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट भविष्य की पीढ़ी हेतु बहुत जरूरी है और उपरोक्त गद्यांश में इसी पर लेखक का आग्रह है, हमें इसको अपनाना चाहिए। मान लो साहित्य और राजनीति पर है तो वर्तमान समय में दुनिया की सभी राजनीति में रेडिकलाइजेशन, पोलराइजेशन बढ़ रहा है, सामाजिक संस्कृति विकृत हो रही है। ऐसे में साहित्यकारों को जरूरत है कि राजनीति का मार्गदर्शन करें। रामधारी सिंह दिनकर जैसे राष्ट्र कवि इस श्रेणी में अग्रणी कवि हैं। इस तरीके से जो प्रासंगिकता है ना, मान लो आतंकवाद पे कुछ आ गया तो हम आतंकवाद पे डाल सकते हैं कि किस तरीके से, या सहिष्णुता है, टेररिज्म है कि भारत में लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिना की परंपरा है। यदि पूरा विश्व इसका अनुकरण करता है तो निश्चित तौर पर दुनिया एक सुखी जगह बन सकती है लोगों के रहने के लिए। व्हाट आई एम सेइंग, आई एम ट्राइंग टू से कि भाई अगर आप प्रासंगिकता डालते हैं इट विल क्रिएट डिफरेंस, है ना, और वो डिफरेंस जो है इमीडिएट आपको एक नंबर ज्यादा मिल जाएगा। तो थोड़ा सा अंतर पैदा करना मैं चाह रहा हूं और उसके लिए हम 1-2 दिन में ही उसके लिए रिकॉर्डेड क्लास लाने वाले हैं, डोंट वरी, ठीक है। एग्री हो इस बात से कि ऐसा कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, या खत्म हो गया आप सबके? अगला सवाल। आई थिंक बहुत हो गए, सब कवर तो हो ही गया, बाकी अब तो आते ही रहोगे रोज। सर बोल जो प्रदीप। हाँ
सर, निबंध में एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या एडिटोरियल डिस्कशन टाइप्स जो वीडियोस हमें डेली कई चैनल्स पर दिखते हैं, क्या उनका सहारा लिया जा सकता है? निबंध में प्रेम कविता से लेकर के, प्रेम पत्र से लेकर के निजी जीवन के अनुभव और कहानी, कविता, करंट अफेयर, सब कुछ, सभी चीजों से मदद मिलती है। पर अगर वो आईआर का निबंध है तो आईआर के एडिटोरियल, उसकी चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। साहित्य का निबंध है तो दुनिया की सारी बकवास उड़ेल दीजिए, थोड़ा सा साहित्य की कोट। और अगर वो किसी घटना दुर्घटना पर है या किसी आपदा पर है या करंट अफेयर के टॉपिक पे है तो उसके लिए करंट अफेयर की जानकारी तो होनी ही चाहिए, साथ में थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग भी होनी चाहिए, है ना। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब एंटीथेसिस। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि व्हाट आई एम डूइंग, 8-10 मेरे मित्र हैं जो यूपीएससी मेंस दे रहे हैं, उनके साथ रात को जब भी सेशन खत्म होगा इमीडिएटली उसके बाद उनको कॉन्फ्रेंस पे लेता हूँ मैं। 50 काम करता हूँ, 18 घंटे रोज काम करता हूँ मैं, ठीक है। और 4-5 घंटे ज्यादा सो नहीं पा रहा हूँ, 3 दिन सोया नहीं हूँ, तो इसलिए चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रहा हूँ। कल गुस्सा भी हो रहा था, तो नाराज मत हुआ करो। मेरा गुस्सा फूल से भी ज्यादा हल्का है, किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा, मुझे माफ कर दिया करो। तो उनके साथ में क्या करता हूँ, एक एस्से का टॉपिक उठाता हूँ। जैसे मान लो एस्से का टॉपिक हमने यही ले लिया कि दुनिया जो है वो पालना झुलाने वाले के हाथों में होती है। मान लो ऐसा फिलोसॉफिकल एस्से आ गया, तो हम 15 मिनट ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, उसको सोचते हैं। तो ऐसे ही जो भी आपका समय डिसाइडेड है, अगर मान लो 1 घंटे में एक निबंध लिखना है तो 5-7 मिनट सोचो उसके बारे में, उसके सभी डायमेंशंस खोल दो, धागे खोल दो उसके, और उड़ान भरो। उसके बाद उसको क्रोनोलॉजी में सेट करो और फिर लिखना शुरू करो। और उसमें बीच बीच में वैल्यू एडिशन, थोड़ा सा ऐसे कहते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स, वो धीरे धीरे सीखेंगे। निबंध भी एक कला है ना। तो तनाव मत लो, एक ही दिन में रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ सिंगल डे, यू कैन आस्क बट यू हैव टू प्रैक्टिस। ओके सर। पूछो और कोई भी सवाल। हेलो ऋतु रानी, आई थिंक तुम्हारा सवाल हो चुका है, आप पूछ लीजिए, इसको खत्म करेंगे सेशन को इसके बाद। और पीयूष भैया, एक आपसे आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि अभी ये जनता जो है वो रिव्यू ऑफिसर को दे रही है और सीरियसली ले रही है, यही मान के चल रहे हैं, क्योंकि 130-40 लोग, 150 लोग जुड़े थे, उसमें से 60-70 जनता भी मौजूद है। आप इनके लिए कुछ कीजिए, है ना, कुछ करिए, ताकि ये जो प्लेटफॉर्म है, जो हमने एक सत्याग्रह लिया है, उस सत्याग्रह में ये वाला नमक सत्याग्रह फ्री हो जाए, उसमें और भी सत्याग्रह, जल सत्याग्रह भी हो जाए, सारे सत्याग्रह शामिल कर दो, जंगल सत्याग्रह कर दो, ठीक है ना। प्लीज इसको इंक्लूड करो, और मुझे उम्मीद है 1 हफ्ते में प्लान लेके आओगे। ऋतु रानी, अब सवाल पूछिए, फिर खत्म करेंगे सेशन को। हाँ सर नमस्ते सर, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो सर मेरे को आपके मेंस का जो कोर्स है उसके बारे में मेरा एक सवाल है। इस टाइम पे अगर मैं ज्वाइन करती हूँ तो मेरे को बेनिफिट होगा, या फिर मैं जब मेरा मेंस होगा तभी आपका कोर्स ज्वाइन करूँ? और मेरा सेकंड सवाल मैं निपटा देता हूँ इस सवाल का जवाब पहले दे देता हूँ, भूल जाओगे। एक ही लाइन में इसका जवाब है। चैनल पे पिंड है FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, और उसमें मैंने 17-18 प्रकार के जितने भी, चूंकि मैंने 2000 मैसेजेस हैंडल किए हैं, उन 2000 मैसेजेस को 17-18 प्रश्नों में समाहित कर दिया। उसको पढ़ोगे, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा पूछने के लिए। अपना दूसरा क्वेश्चन पूछ सकती हो पीयूष सर से, अगर पूछना है। जी सर, मेरा सेकंड सवाल ये है सर, प्रीलिम्स के लिए आरओ हो या PCS हो, तो फास्ट रिवीजन के लिए मतलब क्या तरीका अपनाना चाहिए जिससे रिवीजन में ज्यादा गैप ना हो सब्जेक्ट के, और अच्छा बेस्ट तरीका रिवीजन का आपके व्यू से क्या हो सकता है? मुझे लगता है पीयूष इसका जवाब तुम दे दो, लास्ट सवाल है, प्लीज इसका जवाब आप ही दे दीजिए। अगर आपके पास समय कम है, आपने पढ़ा हुआ है एक बार, तो टेस्ट सीरीज बेस्ट वे है रिवीजन करने का। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दीजिए, सेक्शनल वाइज टेस्ट सीरीज दीजिए, कंबाइंड टेस्ट सीरीज दीजिए, वो आपको सबसे तेज रिवाइज करवाएगा सिलेबस आपका। अच्छा सर। बाकी अगर किसी का वैसे कोई सवाल हो तो हाँ, कौन? अविनाश। हाँ सर, 2021 की कट ऑफ कितना है सर, और जो हम लोग अभी 24 में देंगे उसके लिए हम लोग मतलब कितना प्रिपेयर करके चले, कितना करना है? सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई। अविनाश, मेक श्योर इंटरनेट इज रोबस्ट। हेलो अविनाश, आवाज आ रही है? सर, मुझे लगता है ना कि क्वेश्चन अगर किसी को पूछना भी है तो अगर मैसेज करके भी पूछ सकता है सर, वो ग्रुप पे मैसेज भी कर, कमेंट बॉक्स में जवाब दे दूंगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने पर्सनल मैसेज जो भी हैं पूछ सकते हैं, ही विल रिप्लाई। जो भी है आप पूछिए, मैं जवाब दे दूंगा। बस लास्ट में सर हेलो। हाँ बताइए सर। मैं ये पूछना चाह रहा था सर। यस सर, लक्ष्मी शंकर। सर, आरओ के मेंस में जो हिंदी का पार्ट है, एसे के अलावा हम जो हिंदी के पार्ट, जो लेटर्स हैं, जो और सर प्रशासनिक शब्दावलियां हैं, और जो रेस्ट ऑफ हिंदी के पार्ट हैं, क्या हम इसे मेंस के बाद अगर हम करना चाहें, जीरो से स्टार्ट करके, क्या हम उससे
आराम से कर सकते हैं। आराम से, आराम। अगर केवल आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप, मैं तो कहता हूँ मेंस के बाद ही करिएगा वो। ओके सर, ये मेरा क्लियर लेकिन हुआ। ऐसे और ऐसे हाँ आप सर, पढ़ते रहिए, ऐसे आप करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जी जी, इसलिए तो हमने ऐसे को अलग किया, ऐसे करना है सर। और दूसरा क्वेश्चन सर प्रीलिम्स के लिए है, हम जीएस ठीक कर ले रहे हैं, पढ़े हैं ठीक ठाक। करंट का मैं सर जितना, जैसे 20 क्वेश्चन आया तो मैं 12 से ज्यादा नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए क्या पैटर्न मुझे फॉलो करना चाहिए? क्या मैं डेली करंट सोर्स पढूं, या दृष्टि जो भी मैगजीन्स आती हैं उनको पढूं, या डेली न्यूज पढूं? कैसे करूं सर? इस पे थोड़ा बताएंगे सर। देखो, एक मैगजीन से तो होगा नहीं। अभी सर भी करंट अफेयर्स के लिए अच्छा सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। जी आप एग्जैक्टली, सर मैं का वो मेंशन किया था सर। हाँ सर का आप सेशन कर सकते हैं, साथ में आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। और लास्ट पेपर, जब पेपर नजदीक होता है तो कंपाइलेशन आते हैं कुछ घटनासार दृष्टि के और आते हैं घटना चक्र की, वो दृष्टि में पढ़ता हूँ, लेकिन पीयूष, आपने, सॉरी लक्ष्मी जी, पीयूष मैं तुमको बताना चाहता हूँ, अवेयर नहीं हो कि करंट अफेयर के लिए मेरा जो प्रयास है या मेरे जो दिमाग में कॉन्सेप्ट है, मार्केट में जितनी मैगजीन्स हैं, ठीक है ना, 4 5 6 जो भी अच्छी मैगजीन्स, जो मैंने यूपीएससी के लिए कुछ स्टूडेंट की मदद की या यूपीपीएससी में मदद की, उनकी मैगजीन उठाएंगे, मंथली मैगजीन भी उठाएंगे, जी सर। कॉमन जो टॉपिक्स हैं पिछले 10 महीनों के, 12 महीनों के, प्रायोरिटी के हिसाब से कॉमन टॉपिक नोट कर लेंगे। जिस मैगजीन में कॉमन टॉपिक सबसे शानदार होगा या थोड़ा सा कुछ और कॉम्प्लीमेंट करेगा दूसरा वाला, उसकी लिस्ट बना लेंगे। फिर जो डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, लेस प्रायोरिटी वाले पेरिफेरल टॉपिक्स, उनको लिख लेंगे प्रायोरिटी वाइज, उनका कंपाइलेशन करेंगे, खोट देंगे, उन पे सवाल बनाएंगे। 400 450 प्रश्नों में करंट अफेयर की तीसरी हो जाएगी। इसलिए एक व्यक्ति का मेहनत हजारों व्यक्ति का मेहनत बचा लेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो मेहनत टीम करने वाली हो, सर मैं मत करो। मेरे क्वेश्चन की अंतिम लाइन यही थी कि क्या जो आप करवाएंगे वो सफिशिएंट होगा? अब मैं आपको 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना कहूंगा, सामान्य विद्यार्थी 2-4 मैगजीन पढ़ के जितना पाएगा, उससे आप 30% ज्यादा स्कोर करोगे। ओके, एक बात और सर, मैंने आपकी वो यूट्यूब पे वीडियो देखी थी करंट वाली, बजट पे, जो बजट से रिलेट करके आप जो क्वेश्चन करवा रहे थे। अगर सर वैसे ही पैटर्न हर चीज में मिल जाए, जैसे आपने करंट का पैटर्न बजट पढ़ा, उसके बाद क्वेश्चन को कराया, आज तक मैंने ऐसे पढ़ा नहीं था, अब मुझसे बजट के क्वेश्चन नहीं गलत होने वाले हैं। मैं भी सर यूपीएससी का मेंस दिया हूँ, लेकिन नहीं हुआ, आधा भी नंबर नहीं मिला। थैंक यू सो मच फॉर रिकॉग्नाइजिंग। इसीलिए मैंने आपको फॉलो किया, क्योंकि सर आज तक मैंने उस हिसाब से किसी को बजट, मैंने दृष्टि के अभी हाल ही के दृष्टि के बजट देख लिया, अभी यूट्यूब पे जितने उन्होंने वीडियो डाले, विजन का मैं देख रहा था, लेकिन मुझे एक्चुअली में पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम में बजट से क्या चाहिए वो बता ही नहीं रहे, बस दुनिया भर का तामा बता दिए। उससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है हमको? तो उसी तरीके से, जिस तरीके से आपने बजट को पढ़ाया सर। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू मित्र, आभार आपका। कंक्लूड करने से पहले एक ही चीज कहूंगा मैं, और मॉडरेटर का अपना अधिकार होता है। आज मैंने आप लोगों के बीच बीच में घुस करके जो बात की है, वो मॉडरेटर करते ही रहते हैं, तो थैंकलेस जॉब है, सॉरी अगर कुछ किया हो। अनुशासन से चलाने के लिए ऐसा किया, क्योंकि अगर मेरा दुकान इधर नहीं चला तो मैंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी सोच लिया है जाने के लिए, तो मैं उधर जाकर के कहीं अपनी दुकान चलाऊंगा, ठीक है। तो मैं जीवन संभावनाओं से भरी रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं प्रैक्टिस यहाँ कर ले रहा हूँ। और यहाँ पे कैसे आप लोग मुझे कुछ टोकोगे है नहीं भाई, मेरी सत्ता है यहाँ पे, पैरेलल लेजिस्लेशन कर रहा हूँ, सो मैं कर ले रहा हूँ प्रैक्टिस। तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि सत्यमेव जयते मुंडका उपनिषद में लिख दिया गया, किसी ऋषि ने लिख दिया, वो उसकी जीवन भर की साधना थी, वो उसके जीवन भर की साधना थी। दधीच ने जब वज्र अपना बनाया, तो वो दधीच की जो हड्डी थी, वो उनके जीवन भर का तप था, उनके जीवन भर की तपस्या थी, साध थी, तब देवासुर संग्राम में प्रस्तुत हुई, प्रयोग किया गया। कोई तुच्चा सा आदमी, लुच्चा सा आदमी, भाषाई की कौशल भी यही है कि आप नीचे गिर सको, लुच्चा आदमी आएगा और सत्यमेव जयते करेगा और उसका कीमत समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जीवन भर की साध नहीं है उसकी। गांधी ने भी जब कहा था मिठाई मत खाओ, उसके पहले गांधी मिठाई खाते थे, तो 8 दिन उन्होंने खाना बंद कर दिया, तब उस बच्चे से कहा मिठाई मत खाओ। 4-5 साल में 2.5 साल पढ़ाने और बहुत सिंसियरली पढ़ने, प्रयोग करने। भारत में बहुत कम, रेयर विद्यार्थी होंगे जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से मेंस लिखते होंगे, और अंग्रेजी पढ़ के हिंदी में मेंस लिखते होंगे, ठीक है ना, और हिंदी मीडियम डालते होंगे इंटरव्यू का, लेकिन पूरी बात अंग्रेजी में करके आते होंगे। तो मुझे इस बात का बड़ा संतोष है कि ये प्रयोग किया है, और वो प्रयोग आप पे भी करना चाहता हूं। भरोसा बनाए रखो, और भरोसा बनाने की जरूरत नहीं है, वो दिख जाएगा, कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। और अगर अच्छा नहीं भी हुआ, अगर मान लो कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ वहां हो गया, तो समझ लो
कि भाई कुछ अपने कर्म में ही खोट था, यही कह के बर्दाश्त कर लो और उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा होगा। पीयूष से अंतिम आग्रह करता हूं कि अगर वर्ड ऑफ विजडम कुछ कहना हो तो कहो, नहीं तो फिर भाई आज से इन लोगों के लिए थोड़ा सा अपना समय निकालो और इनकी मदद करो, एक्चुअली में मदद करो, है ना। अच्छा कुछ तो भी नया, वही पुराना वही मत करो। पुरानी चीजें ना मैं फिर से कह रहा हूँ, सड़ी हुई चीजें मत करो। हाँ लास्ट क्वेश्चन ले लो भैया, अब सवाल मत पूछो, लेट हो रहा है। सर जी टाइपिंग भी होती है आरओ में, तो उससे रिलेटेड थोड़ा बता देते। देखो स्टार्टिंग में टाइपिंग होती है, वो भी ARO के लिए होती है, तो वो आपको समय मिल जाता है, काफी समय मिल जाता है, 2-4 महीने मिलते हैं। उसके बाद आशीष का एक्सरसाइज एक पेपर जैसे आशीष का एक पेपर हाँ एक मेरा मित्र है, बल्कि टॉपर है वो ARO का, ARO में पहली रैंक थी उसकी, तो मैं एक सेशन करवा दूंगा। आप लोग अगर उससे कुछ टाइपिंग वगैरह या कुछ भी और पूछना चाहें, तो वो अच्छा कंपटीटर है, तो आपको आपकी काफी मदद कर देगा। ठीक है, अब पीयूष आप बाकी कंक्लूडिंग रिमार्क्स, वर्ड ऑफ विजडम आप बोल सकते हो। आई थिंक लॉट ऑफ क्वेश्चन हैज बीन टेकन अप ऑलरेडी, और फिर कुछ होगा तो कमेंट बॉक्स में लोग पूछेंगे, और अब आप लगातार इनके लिए काम ही करने वाले हैं, तो आपको जो कहना है अंत में कुछ अनकही मनकही कनकही जो बची हुई हो कह दो। पहली बात तो सबको बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं, सर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग लगे रहिए। इनका जो प्रीलिम्स का अपना बैच है और मेंस का आप एक साथ ले लीजिए, आपका मतलब लगभग सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। जीएस भी मिल जाएगा आरओ के लिए खास करके, और निबंध मिल जाएगा और हिंदी मिल जाएगा। जो आप मतलब आरओ में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। तो बाकी मेरे स्तर पे जितना सहयोग हो पाएगा, यथापेक्षित सहयोग मैं करने का प्रयास करूंगा, और मेरे सहयोग से अगर किसी का भला हो जाए तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। बाकी अगर और किसी को कोई डाउट होगा तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं मैसेज के थ्रू, मैं जवाब दे दूंगा उस पर। पीयूष अपने अच्छे साथियों को पकड़ो, साथी ऑफिसर्स को जो अच्छे स्टूडेंट भी हों, और उनका एक 3-4 लोगों का ग्रुप बनाओ। वो कैसे किस तरीके से इनकी मदद कर सकते हैं, महाजनों गति सपंथा वाले फार्मूला को कैसे सार्थक कर सकते हैं, करो और जल्दी करो, इनकी मदद करो, कुछ ना कुछ अच्छा हो, है ना, ताकि जो क्रिटिसिज्म है वो थोड़ा सा तो बेहतर हो, है ना, लेवल पे आए। ठीक है सर, चलो भैया, शुभ रात्रि। ठीक है सर, यस, बहुत बहुत आभार आपका। ठीक है सर, गुड नाइट सबको।